हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है और आ गया समझिए। 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम जो है बीएससी वालों का, उसके बाद बीए वालों का 21 को है। तो एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम लोग ने लगभग टॉपिक ख़त्म कर लिया है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बार बार उसी को रिवाइज़ करिए, ज़्यादा पढ़कर भी कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, आना होगा तो उसी में से ही आएगा। तो एक टॉपिक को कई बार आप रिवाइज़ करिए और इधर उधर की बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। फिक्स चीज़ को पढ़कर जाइए, एक चीज़ को ज़्यादा बार पढ़ेंगे ये बढ़िया है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा चीज़ों को एक ही बार पढ़ें और पेपर में आए ना कर पाएँ। इससे अच्छा आप उसी चीज़ को पढ़ के जाएँ जो कम से कम एक आए तो कम से कम कर ले जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स आज हम देखेंगे और 11वीं 12वीं की पूरी मैथमेटिक्स है इस वीडियो में। लगभग 400 क्वेश्चन हैं और बहुत सारे फार्मूलेज़ हैं। तो नोट करते जाओ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताते जाएंगे और इसको देखते जाओ। इंटू 2 इंटू 1 पे करके देखोगे तो 2-1 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा और पूरा ये रिवीजन हो जाएगा आपका। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एक वीडियो प्लीज़ मैथ का, इसलिए मैथ का बनाना पड़ रहा है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का सारा वीडियो लगभग हो चुका है। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, इसका भी वीडियो पड़ चुका है, आप जाके देख सकते हैं, ताकि सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो क्वेश्चन पेपर में, जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर में कुछ भी डिफ़ॉल्ट आ जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। तुम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबको पता है 11वीं क्लास का पहला चैप्टर सेट होता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे और 24 चैप्टर हैं, लगभग 25, उसको सभी चैप्टर्स को देखेंगे। मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स के आपको कम से कम 450-500 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही पॉइंट है हमारा और बहुत धमाकेदार पॉइंट है कि एक अरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी समुच्चय यानी सबसेट जिसे हम कहते हैं, हमारा सेट है जो कि परिमित समुच्चय है। परिमित का मतलब क्या होता है? जो डिफाइंड होता है, डिटरमाइंड होता है। परिमित मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट दिया आपको और उसमें लिख दिया 1 2 3, ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, ठीक। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3 आप कहेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूँ नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो ये हो गया अपरिमित समुच्चय। तो यानी कि जो डिफाइंड होता है, जिनका गिनती हम कर सकते हैं, जिनकी गणना हम कर सकते हैं, वो हमारा होता है परिमित समुच्चय यानी कि डिफाइंड सेट। और डिटरमाइंड सेट जिसे हम कहते हैं, और नॉट डिफाइंड सेट इसे नहीं कर सकते हम, बल्कि इसे हम कह सकते हैं अपरिमित समुच्चय, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसके एलिमेंट को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अरिक्त समुच्चय यानी कि नॉन एम्प्टी सेट जो होता है, जो कि परिमित समुच्चय है, जिसे गिन सकते हैं, वो किस प्रकार से लिखा जाता है? उसको हम लिख सकते हैं या तो ऐसे 0 एलिमेंट करके। ध्यान रखो, ये नॉन एम्प्टी सेट लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। या तो 0 को लिख के करली ब्रेकेट लगा दीजिए, या तो आप खाली करली ब्रेकेट लगा दीजिए, तो ये भी आपका नॉन एम्प्टी सेट हो जाता है। इसे हम फाई कहते हैं, ठीक है, याद रखो। इसको क्या कहते हैं? डिब्बे के अंदर कुछ ना लिखा रहे तो इसे फाई कहते हैं। 0 लिख देंगे इसमें तो नॉन एम्प्टी सेट है ये, ठीक है। अरिक्त मतलब क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, मतलब खाली ना हो पूरा सेट आपका, कि 0 एलिमेंट हो जाए उसमें। 0 एलिमेंट भी हो सकता है मगर कोई ना कोई एलिमेंट हो, ठीक। अब देखो फाई जो होता है, फाई मतलब ये समझिए कुछ होना, मतलब कुछ ना होता है, इसका मतलब कुछ नहीं, ठीक। तो दुनिया में हर एक चीज़ का आप इसको सब सेट मान सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि किसी भी सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं उसमें एक ऑप्शन आपके पास तो होगा ही कि उसमें कुछ ना हो, ठीक है। तो कुछ नहीं जो होता है वो सभी का सब कुछ होता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि कुछ नहीं जो होता है वो सब कुछ का सब कुछ होता है, सबका। तो फाई जो है हमारा, ये दुनिया का ऐसा एलिमेंट है जो सभी का सबसेट होता है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो कोई का अगर सबसेट पूछे तो अगर किसी का कोई सबसेट डिफाइंड नहीं है तो कम से कम फाई तो उसका सबसेट होता ही है। अब आओ अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा और टर्म से कंफ्यूज कर दिया जाएगा। आपको एक सेट दिया जाएगा, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट लिखे जाएंगे। सपोज दैट मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया, उसमें लिखा मैंने 1 2 3 4 और मैंने आपसे कहा इसका कार्डिनल नंबर बताओ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल संख्या। क्या होती है सर? मैं बताता हूँ। परिमित समुच्चयों के, यानी कि जिन समुच्चयों के एलिमेंट डिफाइंड है 1 2 3 सपोज दैट, जिनको हम गिन सकते हैं, उनके किसी भी प्रकार के समुच्चय की अवयवों की संख्या को उस समुच्चय के लिए कार्डिनल नंबर कहते हैं। सर ये क्या हो गया, समझ नहीं आया? बताता हूँ। 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? अगर इस सेट को मैं ए मानूँ तो सब कहोगे कि 3 है, यही इसका कार्डिनल नंबर हो गया, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट आप कह सकते हैं। यहाँ देखो 0 1 2 3 4, इसका कार्डिनल नंबर अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ये, अगर इस सेट को ए कहूँ तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर 5। क्या समझ में आया इससे? कि कार्डिनल नंबर वह संख्या होती है जो किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। कार्डिनल संख्या वास्तव में यह प्रदर्शित करती है कि समुच्चय की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ सेट कितना है। चलो
आओ अगला देखते हैं हम। अगला क्या है, फाई। फाई है, या फिर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई को हम करली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना लिखें तो ये इक्वल होता है इसके, यानी फाई को या तो ये लिख दें तब भी इसका मतलब फाई होता है यानी कुछ नहीं, और फाई लिखें तो इसका मतलब तो फाई होता ही है। अब देखो यहाँ, अर्थात इम्पटी सेट, यानी कि जो इम्पटी सेट होता है वो किसी भी प्रकार के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। मैंने आपको पहले ये बात बता दी थी कि जो कुछ नहीं होता है वो बहुत लोगों का सब कुछ होता है ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिए तो भूलेंगे नहीं। यदि ए बराबर क्यू हो और पी ए बराबर ये हो, अब देखो इसको मतलब समझो, इसका कोई सेट ए है उसमें सपोज दैट क्यू एक एलिमेंट है, तो पी ए जो होता है, ठीक है, वो उसको हम लिख सकते हैं करली ब्रैकेट ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ए के अवयवों की संख्या n होगी तो पी ए में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होगी। पी ए क्या है यहाँ पे, पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है, किसी का सेट का जो सबसेट हम रूप में लिखते हैं बना बना के, जैसे सपोज दैट यहाँ में मैंने लिखा 1 2 3। अब इसके जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं, पहला एलिमेंट 1 होगा, दूसरा एलिमेंट 2 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 2 1 होगा, फिर 2 3 होगा, 3 2 होगा, 1 3 होगा, 3 1 होगा। सर इतना तेज मत बोलिए। हाँ, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि मुझे पैटर्न पता है कि इसको ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, आप बोलना सीख जाओगे। कुछ नहीं समझना, आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, सीधी बात नो बकवास, कि जब आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट किसी सेट में दिए होंगे, सपोज दैट आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट मैंने दिए 1 2 3, और मैंने पूछा सपोज दैट ये है, मैंने कहा कि पावर सेट ऑफ ए बताओ, तो पावर सेट ऑफ ए का होता है 2 की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी पावर 3 कर दो तो पावर सेट इसके 8 बन के निकल के आएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। इसको नोट करना है, आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि आप बार बार आप 2 घंटे की 3 घंटे की इस वीडियो लेक्चर को देखें, इससे अच्छा है कि कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाएं। क्या नोट करना है, अगर कोई सेट ए आपके पास है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज दैट 1 2 3 है, तो अगर आपसे कोई पावर सेट पूछता है तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कितने एलिमेंट है 3, तो 8 इसका। अच्छा देखो, अब मैंने इसको पढ़ा दिया है आपको, अब आपके पेपर में आएगा तो आप इसको फटाक से उड़ा ले जाओगे, और जिसको पावर सेट का कंसेप्ट नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा। तो आसान होती हैं चीज़ें, बस करना आना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत धमाकेदार क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यहाँ पे मैंने हिंदी लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ और इंग्लिश में क्वेश्चन को लिखा हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो देखो बी ऑप्शन को ध्यान से देखो, कह रहा है ये जो एलिमेंट ए है ये बिलोंग टू है इसमें। अब देखो मैंने क्या कहा, जब कोई चीज़ करली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, तो पॉइंट एक चीज़ याद रखेंगे, वो एलिमेंट होता है, और एलिमेंट जो होता है वो किसी का सबसेट नहीं हो सकता। नहीं होने का मतलब ये नहीं, जैसे देखो यहाँ पे ये एलिमेंट है तो एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक। ये सबसेट जो है वो इसका सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट खाली इसका सबसेट नहीं है, ठीक, एक प्रकार से कह भी सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट यहाँ पे इसका सबसेट नहीं है, बल्कि अच्छा यहाँ इक्वल का साइन लगा है देखो, तो कहीं ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत। ए बी इज सबसेट और इक्वल टू, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें ए बी है ही नहीं, तो इक्वल कैसे होगा। ए बी बिलोंग टू इतना, तो इसमें ए बी कहाँ बिलोंग है, तो ये भी गलत है। अब देखो इस ऑप्शन बी को देखो, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है और कह रहा है ये बिलोंग टू इसमें है, तो देखो करली ब्रैकेट के अंदर ए यहाँ पे भी लिखा है यानी इसमें यह है, तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये भी हम लोग ने देखा था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। आओ अब कह रहा है, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कम से कम 3 4 बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, BHU में आ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, एनी सेट ए इज कंपेरेबल विद इटसेल्फ, एनी सेट ए इज कंपेरेबल विद इटसेल्फ, यानी कि कह रहा हूँ एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2, तो ये सेट खुद से कंपेरेबल है, बिल्कुल है। एज सबसेट आर इक्वल टू ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, तो अगर मैं खुद की तुलना खुद से करूँ तो खुद ही तो निकलूँगा, तो यानी ये स्टेटमेंट पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जीरो इज सिंगल्टन सेट, जीरो कह रहा है सिंगल्टन सेट है, और तीसरा स्टेटमेंट है फाई इज एन एम्प्टी सेट, फाई इज एन एम्प्टी सेट और जीरो इज एन सिंगल्टन सेट। तो याद रखिए जीरो जो आपका करली ब्रैकेट में लिखा है ये तो सिंगल्टन सेट है, मतलब सिंगल एलिमेंट वाला सेट है, मगर ये फाई एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट होता है। या तो हम खाली फाई लिख दें, लेकिन फाई को इसके अंदर घुसा देंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता है, उसके अंदर तो एक एलिमेंट हो गया। तो फाई को सिखाना है तो या तो इसको लिखो या तो इसको लिखो, अगर इसको अंदर इसके डाल देंगे तो फाई इसका एलिमेंट हो गया, तो एम्प्टी कहाँ से होगा, तो ऑप्शन सी गलत है, यानी पहला दूसरा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, मज़ा आया, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है इफ़ एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, कोई धनात्मक पूर्णांक है एक्स,
मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझें। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, बोल हिंदी में रहो, समझने की कोशिश करें। इफ़ एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, देन द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन। अब देखो एक इक्वेशन दिया है x+2 बराबर में 0 और कह रहा है x धनात्मक पूर्णांक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी -2, जबकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि x को तो धनात्मक पूर्णांक आना था, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फाई फाई फाई, यानी कि कुछ सॉल्यूशन इसका निकल के नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा इफ़ a इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज़ द सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर, देन a इंटरसेक्शन b। अब कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, जब ये उल्टा यू बनेगा इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उसको सीख लें। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है कॉमन। अगर मैं बात करूं कि ए के बीच में और बी के बीच में ये सिंबल लगा दूं तो उसका मतलब ए और बी में जो कॉमन है। ये अगर ओरिजिनल यू में बना दूं तो इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन है तो उनको तो लेंगे ही, लेकिन जो बेचारे छूट गए हैं उनको भी साथ में ले लेंगे, यूनियन बना के चलेंगे, हम पे भेदभाव पक्षपात नहीं करेंगे। समझ में आया? अब देखो कह रहा है कि हमारा ए जो है, ए सेट क्या है, ध्यान रखियो, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, यानी इसमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, 1 2 3 सपोज दैट। बी है हमारा जो, वो निगेटिव सेट है, -1 -2 -3। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है सर, एक तो निगेटिव वाला सेट है, एक पॉजिटिव वाला सेट है, तो फाई इसका आंसर हो जाएगा। कुछ कॉमन नहीं है, पूछा था ना ए इंटरसेक्शन बी, तो फाई हो जाएगा। अच्छा बहुत लोग जीरो लगा केंगे, ये नहीं होगा, फाई होगा। या तो फाई ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, और या तो कहीं ऑप्शन अगर खाली ये डिब्बा बना दिखे तो वो भी ऑप्शन इसका सही है। लेकिन अगर डिब्बे के अंदर फाई लिखा दिखे तो वो तो एक एलिमेंट हो गया, वो फाई नहीं है। जीरो तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, फाई होगा। फाई मतलब कुछ नहीं, जीरो भी एक एलिमेंट है, ठीक है, तो जीरो भी नहीं होगा इस केस में। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो फाई इज इक्वल टू जीरो होता है, या फाई इज इक्वल टू ये होता है, या फाई इज इक्वल टू जीरो इस तरह का, या फाई इज इक्वल टू। तो मैंने बताया ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। या तो हम फाई लिखें, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता है, और या तो हम खाली इस डिब्बे को बनाते हैं तो इसका मतलब भी कुछ नहीं होता है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आओ, मज़ा आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू ए कामा बी, देन द पावर सेट ऑफ ए। मैंने फार्मूला रटा दिया था आपको पावर सेट ऑफ ए का। क्या फार्मूला रटाया था कि कितने नंबर ऑफ पावर सेट निकलेंगे, तो 2 की पावर 2, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं तो ये 4 हो जाएगा। अब गिनो किसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें तो 2 हैं गलत, इसमें 2 गलत गलत गलत, इसमें 4 है, ऑप्शन सही। ठीक है, आओ अब देखते हैं हम। ए इज इक्वल टू ए कामा बी है, अगर आपका एलिमेंट तो दिन द पावर सेट ऑफ है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है। वही क्वेश्चन रिपीट है। आओ, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, जब मैं सबसेट्स की बात करूं तो उसमें जीरो इंक्लूड होता है, लेकिन जब मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूंगा तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि जब इसके प्रॉपर सबसेट की बात होगी तो 2 की पावर n-1 होगा इसका फार्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 बराबर 8 -1 बराबर 7, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और अगर मैं खाली सबसेट की बात करता हूँ तो 2 की पावर n लगा के आना, ठीक। और अगर प्रॉपर सबसेट की बात करूँ तो -1 कर देना, क्यों, क्योंकि उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। कंसेप्ट समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है तो ए फाई होगा बी फाई होगा, या तो ए फाई एंड बी फाई होगा, या तो ए फाई एंड बी फाई नहीं होगा। तो इसमें नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन बी फाई है। मैंने क्या कहा था, ए बराबर अगर मैं ले लूँ पॉजिटिव इंटीजर का सेट तो 1 2 3 हो गया। अब बी अगर मैं ले लूँ निगेटिव इंटीजर का सेट -1 -2 और -3, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ए जीरो नहीं है, जबकि यहाँ पे ए तो फाई बता रहा है। ए में कुछ एलिमेंट है ना, बी में कुछ एलिमेंट है, तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा देखो, ए फाई है बी फाई है, ए फाई कहाँ है बी फाई कहाँ है, लेकिन फिर भी इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं, ए फाई है बी फाई नहीं है, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन का लॉ क्या कहता था कि जब हम किसी यूनियन का या इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो देखो क्या होता है, अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, जैसे देखो ये था होल कॉम्प्लीमेंट, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो बीच का साइन जो है ये उल्टा यू यू बन जाता है, और ये कॉम्प्लीमेंट सब इन दो इस पे भी आ जाता है, बी पे भी आ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, याद रखें। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या तो अगर आपको लिखना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट तो इसको आप लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी जब कॉम्प्लीमेंट को आप अंदर लेके आएंगे तब साइन जो है यू का उल्टा यू और उल्टा यू का यू बन जाएगा। ये था डी मॉर्गन का लॉ, तो ये है आपका विकल्प नंबर बी, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
मज़ा आ रहा है? चलो आओ। पूछ रहा है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी पर गौर करो। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है ए एंड बी आर एनी टू सेट। ए और बी कोई दो सेट हैं, सेट मतलब समुच्चय। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये होता है, देखो मैं समझा रहा हूँ। सपोज दैट ए है आपके पास 1, 2, 3, ठीक है। बी है आपके पास 2, एक मिनट 4, 5। बी है आपके पास 4, 5। अब ए का इंटरसेक्शन हमने लिया ए यूनियन बी से, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी लिखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ये आएगा। और इसका इंटरसेक्शन ए से लोगे तो ए ही आ जाएगा ना। अरे देखो इसको सिंपल से समझो, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट रहेंगे, बी के भी एलिमेंट रहेंगे। अब उसी का इंटरसेक्शन ए से ले लेंगे हम, तो यानी कि अब हम ए के एलिमेंट को बाहर करना चाहते हैं इंटरसेक्शन लेकर, तो वो ए ही आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, छोटे सेट का सभी एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो कॉमन है। ठीक, तो ए यूनियन बी में ए और बी के दोनों एलिमेंट थे, और ए का उससे इंटरसेक्शन लेंगे तो मतलब ए का एलिमेंट, और ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट, तो वो ए ही आ जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इज ए फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ रिलेशंस विच कैन बी डिफाइंड इन ए। तो नंबर ऑफ रिलेशन का जो फार्मूला होता है 2n², यानी n जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है अगर, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है ए का वो होता है 2n²। सपोज दैट ए में आपके एलिमेंट हैं 1, 2, और नंबर ऑफ रिलेशन पूछा तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 रिलेशन निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला था, नोट कर लो। ए बराबर ए बी सी डी है, बी बराबर एक्स वाई जेड है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है 4, गुणे में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 3, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, तो 12 ऑप्शन कौन सा आपका सही है, सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ए क्रॉस बी बराबर 5 है तो कौन सा सही है। ध्यान दें इस ऑप्शन पे, ए बराबर 5 होगा या बी बराबर 5 होगा, या तो ए बराबर बी बराबर 5 होगा। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और इसको याद रखिए, ए क्रॉस बी बराबर 5 है तो या तो ए बराबर 5 होगा, या तो बी बराबर 5 होगा, या तो ए और बी दोनों 5 होंगे, तभी ए क्रॉस बी बराबर 5 आएगा, वरना नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, ये यूनिवर्सल सेट है 700 है। ए में 200 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 300 है, ए इंटरसेक्शन बी में 100 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में पूछा है, तो देखो डीमार्गन का लॉ लगाओ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको लिखना चाहेंगे तो क्या, इसको यूनियन बना दो और इसका होल बार कर दो, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यही हमने डीमार्गन का लॉ पढ़ा था। और ये होल कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ये होता है जो यूनिवर्सल एलिमेंट है उसमें में से अगर मैं इसके क्या कहते हैं यूनियन को घटा दूं, तो ए यूनियन बी, इसको मैं अगर घटा दूं तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मैं ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको जोड़ो, 500 आया, उसमें में से इसको घटा दिया 100 को, तो ये 400 आपका ए यूनियन बी निकल के आया। और पूरे यूनिवर्सल में से जब इसको हम घटा देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो 700 में से अगर मैं 400 घटा दूंगा तो आंसर 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसका फार्मूला हमने लिखा था u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से जोड़ा और उसमें में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी घटाया। ये सबको पता है फार्मूला ए यूनियन बी का। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यू निकल के आई उसे को घटा दिया, तो हमको मिल गया ये वाला 300 आंसर। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का अधिकतम मान क्या होगा। अच्छा देखो, अधिकतम मान ए इंटरसेक्शन बी का कितना हो सकता है, छोटा वाला हमेशा 3। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट 1, 2, 3, 4, ये है आपका ए, और यहाँ पे मैंने लिखा बी बराबर 1, 2, 3। तो अगर मैं निकालूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आंसर होगा आपका 1, 2, 3, यानी छोटे सेट के एलिमेंट को कंसीडर किया जाता है इंटरसेक्शन में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर 3 है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का अधिकतम मान जो होगा वो कम वाला होगा, तो 3, 3, 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे टॉपिक पे। कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। बिल्कुल साइड बाय साइड चलते हैं हम लोग और सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे देखते हुए। चलो आओ। पूछा है इसमें, अरे देखो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसको रट लीजिए, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। कॉम्प्लेक्स नंबर, इन चीज़ों को आप नहीं जानेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं, लगाने तो दूर की बात है। पहले टॉपिक क्या होता है, जब कभी हम अंडर रूट -1 की बात करते हैं तो इसे हम आयोटा लिखते हैं। यहाँ से इम्प्लाइज ये हुआ कि आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, यानी कि ये होगा -1। ठीक, रूट हट गया। इसकी पावर अगर मैं 4 कर दूँ, आयोटा की पावर 4 कर दूँ तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ होल स्क्वायर किया तो ये -1 का होल स्क्वायर 1 ही, यानी कि सबसे बड़ी बात निकल के आई कि आयोटा की पावर 4 n के मल्टीपल में हो तो उसका आंसर 1 आता है। मतलब जैसे आयोटा की पावर 4 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, आयोटा की पावर 8 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, आयोटा की पावर 12 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और आयोटा की पावर 16 है तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, अब सुनो, ये कंसेप्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। अगला कंसेप्ट देखते हैं, जो दूसरा कंसेप्ट आपको सीखना है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो याद रखो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। अब सुनो, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है और आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, यानी कि 4 कंजिक्यूटिव पावर अगर आयोटा की हैं तो उनका मान हमेशा 0 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आई की पावर 13 प्लस आई की पावर 14 प्लस आई की पावर 15 प्लस आई की पावर 16, इसका कंजिक्यूटिव मान कितना होगा, 0। 4 आयोटा की पावर कंजिक्यूटिव हैं अगर लाइन से तो उनका मान 0 आता है। इसी प्रकार से आप देखिए, इसको याद करने बहुत आसान है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ओमेगा की 3 पावर लेंगे जब, ओमेगा n प्लस ओमेगा n प्लस 1 और प्लस में ओमेगा n प्लस 2, तो इसका मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही कह सकते हैं आप 1, जैसे यहाँ पे 0 ले लिया ओमेगा की पावर, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा की पावर 2, तो यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 आता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा की 3 कंजिक्यूटिव पावर का सम जो होगा वो 0 होगा। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो आयोटा की 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स की पावर का सम जो होगा वो 0 होगा। जैसे आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 बराबर 0 होगा। ऐसे ही ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 6 बराबर 0 होगा। यानी लाइन वाइज अगर 3 पावर ओमेगा की आती हैं तो उसका मान 0 होता है, लाइन वाइज अगर 4 पावर आती हैं आयोटा की तो उसका मान भी 0 होता है। ठीक, तो ये कंसेप्ट हो गया। अगला कंसेप्ट मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ठीक है, जब आपको कभी वैल्यू पुट करना होगा तो दुनिया का सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको उसमें पुट करना है, और दुनिया का सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा होता है, यानी कि आयोटा। तो दुनिया का सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा। तो मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, उसमें वैल्यू पुट करना है तो आप आयोटा मान के क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। अगला अगला कंसेप्ट जो है वो क्या है, कुछ वैल्यूज़ मैं आपको रटा रहा हूँ जिनको आपको खाली रटना है, खाली रट कर लेना है, बस उसी से आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। आपको उस चीज़ को खाली रट लेना है। क्या रटना है सर, बता दीजिए, रट लूँ मैं। देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे जब तो आपके पास आएगा 1 माइनस क्या कहते हैं, 1 माइनस यहाँ पे 1 है और प्लस में 2 आयोटा, तो 1 से 1 खत्म, यानी कि इसका आंसर 2 आयोटा आया। तो एक रिजल्ट आप इसको ऐसे याद रखिए कि रिजल्ट याद रखिए, इसको रटना है केवल 5-5 बार रट लीजिए और यही इसी के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म है आपका। जो चीज़ें बता रहा हूँ उतना ही कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पेपर में पूछा जाता है, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन तक। ठीक है, देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ये होता है 2 आयोटा, रटो 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 अभी रटो। दूसरा 1 माइनस आयोटा की पावर 2 का मान होता है -2 आयोटा, यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू होती है आयोटा। ठीक, रटो रटो, इसको रटते जाओ, सबको रटते जाओ, बस जो बता रहा हूँ रटते जाओ। अगर चौथे की बात करूँ, चौथे वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका जो मान होता है वो होता है माइनस आयोटा। ठीक, याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। अच्छा, कुछ चीज़ें और एडिशनल याद करिए। कभी कभी आपसे आर्गुमेंट पूछ लेता है। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट मतलब होता है कोणांक। ठीक है, आर्गुमेंट। सपोज दैट देखो मैंने आपको दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा वाई। अब इसका आर्गुमेंट जो निकलेगा, आर्गुमेंट ऑफ z, ये निकलता है tan इनवर्स आयोटा का कोफिशिएंट y बटे में x,
और इसका साइन कंसीडर नहीं करना है। यहाँ माइनस भी होता, यहाँ माइनस होता तब भी इसका यही मान निकालना है। इसको निकालने के बाद आपको क्यों इतना देखना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है, तब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका पॉइंट जो है इसमें है, ये देखो ये वाई एक्सिस जो होती है ये आयोटा को प्रदर्शित करती है यानी इमेजिनरी पार्ट को, जो एक्स एक्सिस होती है वो रियल पार्ट को प्रदर्शित करती है। ये होता है डायग्राम। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है इस कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पे जो आपका आर्गूमेंट निकल के आएगा उसकी वैल्यू जो निकल के आएगा एंगल वही होता है थीटा ही, ठीक है, थीटा ही। सपोज दैट आपका अल्फा इज इक्वल टू निकल के आया था tan इनवर्स वाई बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर यही आपका पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्या कहते हैं पाई माइनस अल्फ़ा, ये किसका मान, थीटा का, यानी आर्गूमेंट का मान हो जाता है। अब इसी का निगेटिव यहाँ लिख दीजिए, तो माइनस पाई और प्लस अल्फ़ा ये हो जा, अभी मैं समझाऊंगा क्वेश्चन से आ जाएगा। ये हो जाता है आपका थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा यहाँ है तो इसका निगेटिव यहाँ लिख दो, माइनस थीटा हो जाता है। तो ये होता है आपका आर्गूमेंट सिस्टम, इसको आप याद रखिए। क्या क्या रटाया, समरी सीखो। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है तो ओमेगा की 3 पावर कंजुगेटिव होंगी तो उनका मान 0 होगा। जैसे ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5 जो है वो 0 होगा। और सुनो, आयोटा की पावर 4 बराबर 1 होता है तो आयोटा की पावर 4 बराबर 1 तो आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर, जैसे आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5, इसका मान 0 होगा। जो बता रहा हूँ कोई बताता नहीं है जल्दी, एक ही समरी में पूरा रिवाइज करा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको, आर्गूमेंट निकालना मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जानिए। अब चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन पे, और जो चीज़ें बची हैं उसमें बताता चलूँगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन आपका उड़ता है। यहाँ लिखा है 1+2 आयोटा, यहाँ देखो लगा कंसेप्ट लगा, क्या लगा, 1+2 आयोटा। पहली बात देखो, जब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बटे Z2 दिए हुए हैं और इनका आपका मॉडुलस पूछे तो इसको अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी होती है Z1 बटे Z2, यानी अलग अलग मॉडुलस इनका लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार प्रॉपर्टी है, नोट कर लो, ठीक। तो देखो इसको हम अलग अलग लिख दें तो 1+2 आयोटा इसका मॉड डिवाइड में 1 आयोटा का होल स्क्वायर इसका मॉड, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1+2 आयोटा ही लिखा है मॉड में, लेकिन नीचे देखो 1 आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो जाता है। अरे सर अभी तो आपने रटवाया था कि -2 आयोटा होता है, हाँ देखा, 1 आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा, 1+ आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा। तो अगर मैं यहाँ पे -2 आयोटा रखूँगा तो नीचे भी 1+2 आयोटा आ जाएगा और ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 1 1। क्वेश्चन उड़ गया, खत्म, कल्लास गया। अगला क्वेश्चन आओ। सर जितना बताया था वही रट लिए काम हो जाएगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन भी आता है खूब सारा। देखो व्हाट इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच इसकी वैल्यू ये, देखो 1+ आयोटा अपन 1 - आयोटा मैंने क्या रटाया था, ये आयोटा ही आता है। तो आयोटा की पावर एन बराबर कितना है, 1। तो आयोटा की पावर सबसे छोटी कौन सी होगी जिसके लिए इसका मान 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 4 4 4। सर ख़त्म इतनी जल्दी, हाँ इतनी जल्दी। परमेयकरण करने की, रैशनलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना कंसेप्ट बताया उसी से आपका 80% कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा और आपके काम का वही है। चलो आओ सर ये देखते हैं, ये -1 + आयोटा √3 की पावर 48 आपसे पूछा है। देखो अगर मैं -1 + आयोटा √3 को 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को जब बाहर निकालूंगा तो 48 पावर भी उसके साथ बाहर आ जाएगी। तो 2 की पावर 48 तो मैंने बाहर निकाल लिया 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करके। अब ये जो आपका लिखा है ये होता है ओमेगा। तो ओमेगा होता है -1 + आयोटा √3 बटे 2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। तो ओमेगा की पावर 48 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है। तो 48 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ तो देखो 3 एकम 3, एक इधर जाएगा तो 3 छक 18, 16 3 48, पूरा का पूरा कट गया, यानी ओमेगा क्यूब इंटू 16 लिख सकते हैं इसको, और इसका मान 1 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान 1 हो गया तो पूरा आंसर आपका 2 की पावर 48 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलो ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1+ आयोटा की पावर 5 + 1 - आयोटा की पावर 5। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है तो सर देखो 1+ आयोटा का होल स्क्वायर लिख लो और 1+ आयोटा बाहर रखो। प्लस में लगाओ 1 - आयोटा का होल स्क्वायर लिख लो और 1 - आयोटा बाहर रखो। ये 1 - आयोटा की पावर 5 लिखा है और ये 1+ आयोटा की पावर 5 लिखा है। 1+ आयोटा का होल स्क्वायर आपने क्या रटाया था, 2 आयोटा, और 2 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसका और इंटू में क्या है 1+ आयोटा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है 4 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू में 1+ आयोटा, यहाँ लिखा है 4 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू में 1 - आयोटा। तो अब देखिए 4 अगर माइनस का हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1+ आयोटा, 1 + 1 1+ आयोटा +1 - आयोटा, और
आयोटा से आयोटा खत्म और ये 2 बच जाएगा, तो 2 4 जा 8 और माइनस का 8 आपका आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट क्या यूज हुआ है, 1 प्लस आयोटा की पावर 2 बराबर 2 आयोटा होता है और 1 माइनस आयोटा की पावर 2 इसका मान -2 आयोटा होता है। तो कहा था 2 चीज़ रट लो, 3 चीज़ रट लो, खत्म हो जाएगा। देखो खत्म हो रहा है, सारा का सारा क्वेश्चन उड़ता जा रहा है बड़ा पूछा है जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट जेड प्लस जेड इनवर्स बराबर 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड की पावर 99 प्लस जेड इनवर्स 99। तो देखो इसको क्या लिखा है, जेड की पावर 99, इसका मतलब ये है ओमेगा। तो एक मिनट, जेड की पावर जो है आपका लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जेड प्लस जेड इनवर्स बराबर 1 है, इसका मतलब जेड जो है वो माइनस ओमेगा है, जेड माइनस ओमेगा है। तो जेड की जगह माइनस ओमेगा रखिए, माइनस ओमेगा की पावर 99 प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा की पावर 99। अब देखो ओमेगा की पावर 99 33 से कट रहा है, यानी इसका मान -1। अरे भाई माइनस बाहर निकालेंगे, देखो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये इसमें आओ, -1 की पावर 99 पहले बाहर निकाल लो, तो अंदर बचेगा ओमेगा की पावर 99 और ये 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए इसका मान तो पूरा 1 हो जाएगा। और -1 का पावर ऑड है, इसलिए -1 बाहर है, तो ये तो -1 ही हो जाएगा। इसी तरह से ये वाले क्वांटिटी भी -1 हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो -2 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आओ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, परेशान मत हो, बस खत्म है खल्लास, मैथ इससे ज़्यादा नहीं आएगी। व्हाट इज़ द वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा। याद रखो एक क्वेश्चन, ये भी रटे रहो। रूट आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस आयोटा बटे √2, ये होती है रूट आयोटा। रूट माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1 माइनस आयोटा बटे √2, ठीक है, 1 माइनस आयोटा बटे √2। तो देखो इन दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस आयोटा बटे √2, ये रूट आयोटा का मान, और रूट माइनस आयोटा का मान 1 माइनस आयोटा बटे √2, तो वह 1 प्लस आयोटा और ये दोनों एलसीएम से मैं √2 लिख लिया, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, इनको करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, एक मिनट, 2 अपान √2 और ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, तो ये ऑप्शन आपका √2 सही हो जाएगा। तो √2 कौन सा ऑप्शन है, ए है, ए है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा है जेड बराबर 1 प्लस आयोटा है, तो पूछ रहा है कि जेड स्क्वायर के इन्वर्स की वैल्यू यानी 1 अपान जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। जेड स्क्वायर के इन्वर्स की वैल्यू यानी 1 अपान जेड स्क्वायर की वैल्यू, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आप 1/2 आयोटा, ये तो वैल्यू आपने रटाई थी सर, हाँ काम आ रही है, बिल्कुल आएगी। 1/2 आयोटा, अब ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करा दें अगर हम, तो ऊपर हो जाएगा आयोटा और नीचे हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, जिसे हम -2 कह सकते हैं। तो i/-2 कहाँ कौन सा ऑप्शन दिया है, i/-2 डी ऑप्शन, ठीक। स्टार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। चलो आओ अब आते हैं द वैल्यू ऑफ द सम n इज इक्वल टू 13 से लेकर n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू 13 तक सम करना है। तो देखो i इज इक्वल टू 12 तक, अगर मैं i की पावर 12 तक सम करूँगा तो उसका मान तो 0 ही आ जाएगा। क्यों, देखो समझा रहा हूँ, i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस i की पावर 4, ऐसे करके इसका मान तो 0 हो गया। ऐसे i की पावर 5 से लेकर के जो 9 तक होगा उसका मान भी 0 होगा, और 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 इसका मान भी 0 होगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 करके 0 आ जाएगा। लेकिन जब n इक्वल टू 13 रखोगे तब देखो i की पावर n बराबर 13 रखेंगे, तो 13 प्लस में आयोटा की पावर n+1 यानी 13 की +1 बराबर 14, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, 1 बच जाएगा, तो यानी आयोटा बचा प्लस में। इसको अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 तियाँ 12, यहाँ पे बचेगा आयोटा स्क्वायर, ठीक। 4 से जो संख्या कट जाएगी उसको हटा दो, बाकी का आयोटा का पावर चढ़ा दो, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा -1 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी है, डी है, डी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बेस्ट क्वेश्चन ये था, इसको देख लीजिएगा, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। चलो कहा है लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड सेटिस्फाइंग, जब आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे z-z1, एक मिनट, z-z1 नहीं, z-अल्फ़ा अपान में z- या z प्लस में बीटा मॉड लगा के कोई कांस्टेंट दे दे, तो ये आप हमेशा से जानिए ये क्वेश्चन सर्कल का होता है। तो इसको एक नज़र देखे रहिए, आपके पेपर में आएगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सर्कल मार के चले आइएगा। आओ, -1 प्लस आयोटा √3 इसका आर्गूमेंट बताना है। क्या कहा था मैंने, tan इनवर्स, पहले ये वैल्यू निकालो, tan इनवर्स i का कोफिशिएंट कितना है, √3, और यहाँ पे ये इसको लिखना है, लेकिन इसको विदाउट साइन लिखना है, यानी 1, खाली पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू। तो ये निकल के आया आपका, जो बता रहा हूँ वही करो, खाली पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लिखनी नहीं है, i का कोफिशिएंट और ये, तो √3 यानी कि √3 यहाँ पे लिख दिया। तो tan इनवर्स √3 कितना होता है, ये होता है 60 डिग्री, tan इनवर्स √3 60 डिग्री। अब देखो 60 आपका किस में पड़ता है, 60 आपका पहले देखो 60 डिग्री निकला। अब ये पॉइंट देखो कहाँ पड़ेगा, तो मैंने बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस, -1,
तो -1 x में यहाँ कहीं आएगा यहाँ पे, और √3 ऊपर कहीं यहाँ पे, तो इन दोनों पॉइंट को बढ़ाएंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा। मैंने कहा था तीसरे क्वाड्रेंट में जो आपका मान होता है आर्गूमेंट का वो होता है पाई माइनस में जितना आपने निकाला है 60 डिग्री, ठीक, ये होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता तो थीटा ही हो जाता, यहाँ होता तो माइनस थीटा यानी -60 हो जाता। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता तो -पाई इसका निगेटिव दूसरे का -पाई और प्लस में थीटा हो जाता, ठीक। तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है देखो ध्यान से, ये पॉइंट यहाँ कहीं है, तो आपका थीटा निकल के जो आया था वो 60 डिग्री आया था, और इसका आर्गूमेंट इस पॉइंट का होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई में से अगर मैं 60 यानी कि π/3 घटा दूंगा तो ये 2π/3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बताया है वैसे ही प्रोसेस करोगे तो आंसर निकलेगा, वरना गलत हो जाएगा। क्या कहा, साइन को कंसीडर बिल्कुल मत करना, केवल आपको tan इनवर्स आयोटा का कोफिशिएंट √3 बटे यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट नहीं मॉड लेना है, ठीक। ये आप समझिए ट्रिक है, बस इसको ऐसे ही करेंगे तो आंसर सही आएगा। यहाँ 1 लिख दिया तो tan इनवर्स √3 का मान 60 डिग्री होता है, लेकिन ये जो पॉइंट है आपका वो तो दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में जब आप आर्गूमेंट निकालते हैं तो जितना मान आपका आया है उसे पाई में से घटा देते हैं तो आपका आर्गूमेंट निकलता है। अगर ये तीसरे क्वाड्रेंट में होता तो -पाई में आप इसको जोड़ देते तो आपका आर्गूमेंट निकल आता। अगर ये चौथे में होता तो जो निकला है उसी के आगे निगेटिव लगा देंगे तो आर्गूमेंट निकल आता। बस इससे ज़्यादा कंसेप्ट आर्गूमेंट में नहीं है, यही कंसेप्ट पे बेस कम से कम 4 से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आर्गूमेंट से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। देखो ये क्वेश्चन भी देखते हैं हम, क्या है, आर्गूमेंट निकालो √3 माइनस आयोटा का, √3 माइनस आयोटा का। तो चलो हम लोग इसका अलग निकाल के चेक करके देखते हैं कंसेप्ट क्या है। √3 माइनस आयोटा, तो सबसे पहले tan इनवर्स √3 माइनस आयोटा का आर्गूमेंट निकालना है। तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट 1 है, अपॉन में ये √3 ऐसे ही लिख दो, ये निकल के कितना है 30 डिग्री। अब देखो आपका ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो बनाया एक्सिस माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा यानी वाई एक्सिस वाला आयोटा को दर्शाता है, तो यहाँ कहीं माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। और √3 जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो यानी ये पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। और 30 डिग्री आपका था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप जाएंगे तो यही -30 हो जाएगा, तो आपका -30 डिग्री यानी कि -π/6 हो गया इसका क्या आर्गूमेंट, ठीक। तो ये हो गया आपका आर्गूमेंट, इसको जानिए -π/6, ये π/6 आपका निकला था, और इसी को जो हम लिखेंगे तो -π/6 का आर्गूमेंट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे माइनस लगा तो -π/6 इसका आर्गूमेंट हो जाएगा। चलो आओ, इस तरह से इसको आप देखेंगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते, जिस तरह बताया उसी तरह फॉलो करेंगे, एक को क्वेश्चन आर्गूमेंट का गलत नहीं होगा, विश्वास मानिए। ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, आपको पता ही है वाई वाला, और ये हमारा पॉइंट होता है, और ये होता है रियल एक्सिस जो रियल पार्ट को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा। सर जो आपने रटाया था उसी से सारा क्वेश्चन लग जाएगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है और कुछ छू कर मत जाना, यही पर्याप्त है यार, इससे एनडीए एयरफोर्स नेवी में क्वेश्चन आते हैं, उड़ जाते हैं, तुम क्या बात करते हो। चलो 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की वैल्यू सर आपने क्या रटाई थी, आयोटा होता है। आयोटा का आर्गूमेंट क्या, ये एक्सिस कौन सा आयोटा दर्शाता है, वाई वाली, तो आयोटा यही तो होगा, यहीं पे कहीं आयोटा, और इसका एक्स एक्सिस से एंगल जो होगा कितना होगा 90 डिग्री। अरे वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री, तो π/2 इसका आर्गूमेंट हो गया। कहाँ है ऑप्शन, कहाँ है, ये अच्छा माइनस आयोटा, यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन में चेंज कर दूँ 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा का आर्गूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यही पेपर में उतर जाएगा। तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा होता है, और माइनस आयोटा जो होता है वो वाई एक्सिस का निगेटिव वाला पार्ट होता है, तो ये आपका -π/2 हो जाता है इसका आर्गूमेंट, ठीक है। तो ये आपका -π/2 हो जाता है, लेकिन इस केस में जो चूँकि प्लस आयोटा है तो ये π/2, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आर्गूमेंट और निकाल कर बताइए, z बराबर -1 - आयोटा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, tan इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू ही वाई की लेनी है, तो 1 अपॉन में इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू 1, तो ये निकल के आया 45 डिग्री। लेकिन अब आप देखिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट है ये आपका, यहाँ पहले एक्सिस बनाया, -1 कहाँ आएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस -1 यहाँ है, माइनस आयोटा कहाँ जाएगा, निगेटिव वाई एक्सिस यहाँ, तो यानी आपका पॉइंट है जो वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, और तीसरे क्वाड्रेंट में होता है -π, प्लस में कितना वैल्यू निकाले थे आप 45 कितना होता है π/4, तो इसको आप जब करेंगे तो -π + π/4 होता है, जो ये हो जाता है -3π/4, तो ये आपका आर्गूमेंट हो जाएगा -3π/4, जो आपका आंसर सही है। जिस तरह से बताया उसी तरह से करना भैया, उसी तरह से करना जिस तरह से बताया है, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन, मुझे मत कहना। और ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है यार, आर्गूमेंट का क्वेश्चन कहाँ नहीं आता कॉम्प्लेक्स नंबर से। √(ax² + bx + c = 0 विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपस में रेसिप्रोकल होंगे, कब, याद रखिए जब a = c होगा। अब पूछे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेसिप्रोकल क्वाड्रेटिक, जैसे मैंने कहा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, अब मैंने कहा इसके मूल अल्फ़ा बीटा है, तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके मूल 1/α
और 1/β हूँ, तो कुछ नहीं करना, आप सी को ए की जगह और ए को सी की जगह रख लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी cx² प्लस में bx और प्लस में a इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है? ये उसका इक्वेशन है जिसके मूल है 1/α 1/β। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा आप तैयार रहें, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आओ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन x² - 6x प्लस के सेटिस्फाई द रिलेशन इतना 3α + 2β = 20। तब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अल्फ़ा प्लस 2α + 2β = 20। मैंने क्या किया, 3α को मैंने तोड़ा है, अल्फ़ा प्लस 2α लिख दिया है। अब अल्फ़ा यहाँ पे लिखा, लेकिन 2α और 2β में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया, और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकालेंगे तो ये -6/1 हो जाएगा, यानी कि 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल के आया था, 6। यहाँ से देखो इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो 6 निकल के आया। उसी अल्फ़ा बीटा को यहाँ पर प्लस में रखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बराबर 8 निकलेगा। अब याद रखें जो मूल्स होते हैं हमारे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, कोई भी मूल होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर्टिफाई भी करता है। तो हमारा एक मान अल्फ़ा 8 निकल के आया था, इसको इस इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा 8 रखेंगे तो 8 × 8 = 64 -48 प्लस के बराबर 0। तो इस तरह से आपका जो के का मान निकल के आएगा वो -16 निकल के आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, यह आंसर सही होगा। प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था 3α को मैंने लिखा था क्या, अल्फ़ा प्लस 2α और प्लस में 2β हमारे पास पहले से था और इसको 20 लिखा था। अब इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया था तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया था बराबर 20, और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा पहले से था तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने क्या रखा था, 6, और इसको सॉल्व करके अल्फ़ा बराबर 8 निकाला। 8 इस क्वेश्चन को सर्टिफाई करेगा, इसमें रखा तो के का मान निकल आया। यही प्रोसीजर 4 लाइन में आंसर। अब आओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो इसमें ट्रिक ही काम करेगी, बाकी इसको करने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सीखें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। क्या कहा, रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के रूट पूछा है, इस इक्वेशन के रूट पूछा है। तब जानिए, अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक, अगर यहाँ पे a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाता है आपके, यानी कि कोएफिशिएंट का सम जो होता है वो अगर 0 हो जाता है तो इसके जो मूल होंगे कौन कौन से होंगे, एक पहला मूल 1 होगा और दूसरा मूल c/a होगा। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पे अगर हम जोड़ें q - r प्लस r - p प्लस p - q, तो इनका जो सम होगा वो 0 आएगा। इस तरह से इसका पहला मूल 1 और दूसरा मूल c/a, यानी कि p - q बटे में q - r। तो याद रखो 1 p - q बटे q - r, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा था मैंने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कंसेप्ट है। अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो और a प्लस b प्लस c यानी कि कोएफिशिएंट का सम जो है वो 0 आ रहा हो, तो पहला मूल आपका 1 होगा और दूसरा जो रूट होगा इक्वेशन का वो होता है c/a। तो 1, c/a, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इफ़ 1 रूट ऑफ 3x² - 6kx प्लस 8 के बराबर 0 इज 4, तो फाइंड द अदर रूट। तो कुछ नहीं करना है, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रख दो, तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखने पर आपका मान k = 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले देखो आप यहाँ पे जब इसमें रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, जब आप 4 रखेंगे तो यहाँ पे आपको निकल के आएगा k = 3। अब यहाँ पे 1 मिनट, पहला मूल आपका है, एक मूल 4 है तो दूसरा मूल अल्फ़ा माना, तो अल्फ़ा इंटू 4 बराबर क्या लिखेंगे, c/a। तो 8k/3 और k का मान 3 निकाला था आपने, तो 8 × 3/3 यानी 8 × 3 = 24/2। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे 2 निकल के आएगा, 4 से 2 8 और 2 3 6/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या किया है, कुछ नहीं किया है, देखो 4 दिया था इसका रूट, तो इसमें रख के पहले के का मान निकाला। अब आपको पता है अल्फ़ा अगर एक रूट है और 4 आपका दूसरा रूट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन c/a आता है जो कि है 8k/3, और के का मान कितना निकला था, 3। तो 8 × 3 = 24, 24/3 बराबर आएगा आपका 8, और 4 से इसको काटेंगे तो आंसर नंबर 2। फिर से देखते हैं, 8 × 3/3 गुणे में 4, तो 3 से 3 कट गया और 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, डी नहीं, आपका ए करेक्ट होगा, ए 2। ठीक है, कुछ नहीं किया था, केवल सिंपल इक्वेशन बना के सॉल्व किया है। अब आओ, इससे भी क्वेश्चन खूब सारे आते हैं। क्या दे है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। जब कोई जनरल टर्म एपी क्या होता है, किसी में अगर कांस्टेंट सीरीज है जिसमें कोई एडिशन कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए 3 में से 2 गई 1, 2 में से गई 1, तो इनको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और यही हमारी सीरीज जो होती है वो समांतर श्रेणी होती है, जिसे हम कहते हैं जनरल एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका nवां पद कौन सा होता है, जैसे मैं लिखूँ 1 + 2 + 3 और मैं पूछूँ इसका छठवां पद कौन सा होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। ए क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जितने टोटल टर्म हो, -1 × d। डी क्या होता है, सार्वंतर यानी कि
कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे कि 1 + 2 + 3 लिखा था, तो 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो वही आपका डी का आंसर आएगा, यानी 1। ठीक, तो इस तरह से टी एन को आप फार्मूला वाइज याद कर सकते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे देखते हैं कि यदि श्रेणी का यनवा पद अंतिम पद यल हो, यानी कि यदि श्रेणी का यनवा या अंतिम पद यल हो तो क्या हो जाता है, यही फार्मूला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी कि किसी श्रेणी का अगर अंतिम पद सपोज दैट 5 है और उसका पहला पद 6 है, तो अगर आपसे पूछ ले कि कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कुछ नहीं करना है आपको, एल बराबर 6 बराबर ए यानी कि 5 प्लस में एन माइनस वन इंटू में सार्वंतर अगर आपसे पूछे, मान लो सपोज दैट सार्वंतर 2 दिया है, तो इसको सॉल्व करके आप एन का मान आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। यदि श्रेणी का यनवा पद अंतिम पद यल हो तो यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला भी आप याद रखिए। अगला फार्मूला देखिए, यदि श्रेणी यानी सीरीज का अंत से आरवां पद ज्ञात करना हो तो आप प्रारंभ से एन माइनस आर प्लस वनवां पद ज्ञात कर सकते हैं। याद रखो, जब आपको अंत से आरवां, सपोज दैट एक प्रोग्रेशन दिया है 1 + t 2 + 3 + 4 डैश डैश ये 100 तक, आपसे पूछे कि अंत से 100 के पीछे से आपको 14वां पद ज्ञात करना है, तो आप आगे से एन माइनस आर प्लस वनवां पद ज्ञात कर दीजिए, तो वही आंसर सेम आएगा। और इसका शॉर्टकट ये होता है कि अंत से आरवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी, ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी। सपोज दैट अंत से 5वां पद, ठीक, तो इसका मतलब होगा ए प्लस एन माइनस 5 इंटू में डी। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, तो ये फार्मूला भी आप रटे रहिए। किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ में आरवें पद तथा अंत में आरवें पद का योग प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल के योग के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि श्रेणी के समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें पद तथा अंत से आरवें पद का योग प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल के योग के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला देखिए नोट, यदि समांतर श्रेणी के प्रारंभ में आरवें पद तथा अंत से आरवें पद का योग प्रथम पद एक तथा अंतिम पद एल के योग के बराबर होता है, यानी कि टी आर प्लस टी एल इज इक्वल टू ए प्लस एल। आओ, श्रेणी के एन पदों का योग, श्रेणी के एन पदों का योग किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की श्रेणी के एन पदों का योग होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये होता है इसका फॉर्मूला, इसको भी आप रटे रहिए, याद करिए रहिए। ठीक है, आओ अगला देखते हैं। पूछा है कि श्रेणी के एन पदों का योग एस एन से प्रदर्शित किया जाता है तथा ये क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। पदों की संख्या एन के साथ और यदि श्रेणी का केवल प्रथम पद आर अंतिम पद ज्ञात हो तो एस एन इज इक्वल टू, देखो कोई सीरीज है आपको, उसका फर्स्ट टर्म आपको पता है और उसका अंतिम टर्म आपको पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है और सीरीज का सम ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स बटे 2 और पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म। ठीक है, जैसे पहला टर्म सपोज दैट 1 है, आखिरी टर्म आपका 4 है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके इसमें 5 हैं, तो एस एन पूछेगा तो ये हो जाता है नंबर ऑफ टर्म यानी 5/2 और ब्रैकेट में 4 + 1 बराबर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, 5 आम 25/2। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जहाँ अंतिम पद यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला भी आपको रटा चुका हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्याओं ए तथा बी के बीच केवल एक समांतर माध्य होगा तो वो होगा a प्लस b/2। यदि a और b के बीच में केवल एक समांतर माध्य होगा तो होगा a प्लस b/2, यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर दो। अब आओ, ये पॉइंट याद रखना कि जब प्रश्नों में समांतर श्रेणी के लिए योगफल दिया गया हो तो पदों की संख्या 3 के लिए 3 पद अगर मानने हो आपको एपी में, तो आप a माइनस डी ए और a प्लस डी मानिएगा, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, 4 पद मानना हो तो ये आप याद कर सकते हैं, 5 मानना हो तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, a माइनस डी ए और a प्लस डी, ये 3 पद आपके लेने हैं आपको। अगर अर्थमेटिक में कोई पद सपोज करना होता है, आपको लेट करना होता है, तो इन्हीं 3 को आप लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, अब आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे 1 2 4, ठीक है, 8 16, इस तरह से आपका जो सीरीज चलता है उसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन चीज़ें होती हैं और इसमें सार्वंतर के बजाय इसमें आपका कॉमन रेशियो निकलता है। रेशियो कैसे निकलता है, अगले वाले टर्म को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, जैसे 16/8 कर देंगे तो 2 निकल के आएगा, 4/2 कर देंगे तो 2 निकल के आएगा, यानी इसका कॉमन रेशियो जो है वो 2 निकल के आया, यही इसका सार्व अनुपात होता है। ठीक है, इसका जनरल टर्म जो का फॉर्मूला जो होता है TN, ये होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म -1। ये फार्मूला भी आप रटे रहिए, इसको याद रखिए। अब यदि नवा पद अंतिम पद यल हो तो यल का फार्मूला यहाँ पे, वहाँ पे यल का फार्मूला क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे क्या है, यल बराबर ए आर की पावर n माइनस वन, यल बराबर ए आर की पावर n माइनस वन। चलिए आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं। क्या कहा, नोट करना है आपको कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से पीवां पद श्रेणी के प्रारंभ से n-1 n-p प्लस पी, अरे यार ऐसे ही कि आरवां पद अगर जब किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको अगर आरवां पद प्राप्त करना है
अंत से, तो आप n माइनस आर प्लस वनवा पद शुरू से प्राप्त कर लीजिए, वही आंसर सेम आएगा। सेम आंसर यहाँ पे भी है। अगर इसको मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो ए आर की पावर n माइनस पी, इसको आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है। अगला क्वेश्चन है, उस गुणोत्तर श्रेणी का अंत से पीवा पद जिसका अंतिम पद यल तथा सार अनुपात आर है। तो अंत से पीवा पद निकालने के लिए यल इंटू 1/r की पावर p माइनस 1 आप करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। सार अनुपात देखते हैं। इस केस में सार अनुपात एल इंटू 1/r की पावर p माइनस 1 होगा। ठीक, अब याद रखो कि गुणोत्तर श्रेणी में जब आपको 3 पद मान्य होंगे तो पहला पद आप मानिएगा a/r, दूसरा मानिएगा a और तीसरा मानिएगा ar। ठीक है, ये 3 पद आपको मान्य है। चलो, कहा जाता है कि यदि प्रथम पद a तथा सार्वमंतर r हो और कोई सीरीज जो है आपकी सीरीज इनफाइनाइट सीरीज हो, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है 1 2 4 8 और डॉट 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 चलता जा रहा है अनंत तक। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट कह सकते हैं इसको, नॉट डिफाइंड नहीं कह सकते। तो उस केस में जो आपका एस एन होगा, एस एन, ठीक है, वो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। और ये किसका फार्मूला है, ये वाला, ये जो फार्मूला है आपका कौन सा, ये वाला एस एन। तो ये आपका एस एन का फार्मूला हो जाता है इसके केस में। यानी मैंने क्या कहा कि जैसे एस एन का फार्मूला अर्थमेटिक के केस में क्या था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस केस में जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको जो सम है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे r इज लेस देन 1 है। अगर r इज ग्रेटर देन 1 होगा तो एक इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r इज ग्रेटर देन 1 के लिए। अब यही अगर इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास हों, ठीक है, तो यस इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी टर्म्स में जीपी का जो फार्मूला होता है वो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, और सबसे ज़्यादा यही फार्मूला इस्तेमाल होता है, स्टार मारो इसको। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। अब आओ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सबको पता है 1 + 2 ऐसे डॉट डॉट करके जोड़ते जाएंगे n तक, तो इसका आंसर आता है n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट करते n स्क्वायर तक जोड़ेंगे तो यह आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये भी सभी को फार्मूला लर्न होना चाहिए, बेसिक फार्मूला है। अगला क्वेश्चन कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बराबर डॉट 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 n क्यूब, अगर आपका फार्मूला लिखना है तो ये याद रखिए कि ये n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये फर्स्ट टर्म का ये n प्राकृतिक संख्याओं के योग का होल स्क्वायर होता है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि यदि ए जी एच क्रमशः समांतर गुणोत्तर और हरात्मक माध्य हैं तो क्या होता है कंडीशन। आपको मैंने क्या कहा, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अब देखो ये आपका जो पार्ट है न्यूमरेटर और पार्ट डिनोमिनेटर, ये ए पी को प्रदर्शित करेगा। यदि यहाँ पर n बराबर 0 हो जाता है तो ये ए पी बन जाएगा। अगर यहीं पे n बराबर -½ ले लेंगे हम तो ये जी पी बन जाएगा, और n बराबर अगर -1 ले लेंगे तो एच पी बन जाएगा। याद रखिए ये एक्सप्रेशन जो दिया है ये n बराबर 0 पर ए पी बन जाता है, यही एक्सप्रेशन n बराबर -½ पे जी पी बन जाता है, और यही एक्सप्रेशन n बराबर -1 पे एच पी बन जाता है। तो इसको याद रखिए, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आओ, अब कहा है कि √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3√3 इसका योग आपको बताना है। तो इसका योग क्या है, और ये इन्फिनिटी दे जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि √3 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या हो 1/√3 से इसको डिवाइड करेंगे √3 को, तो √3 से हमने डिवाइड करा दिया तो 1/3 हो जाएगा ये। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो ये आ जाएगा 3√3/2। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था इन्फिनिटी वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, वहाँ 1/√3 था और इंटू में √3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे √3 डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और √3 इंटू √3 इज 3, तो 1/3 इसका कॉमन रेशियो निकला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 59वां पद 449 और 449वां पद 59 है। तो याद रखें T59 ये आपका है 449, और आपका T449 ये आपका कौन सा है, ये आपका 449 है, 449 कौन सा है 59 है। तो याद रखिए आपको अगर कौन सा पद शून्य है ये पूछता है तो इसको आप जोड़ दीजिए खाली। तो आप क्या करेंगे 449 को आप जोड़ देंगे किसमें 59 में, तो आपका आंसर निकल के आएगा 508। तो यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये सारी ट्रिक की चीज़ें हैं, इनको रटे रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m। तो यमवा पद क्या है 1/n, एनवा पद क्या है 1/m। अब यम बराबर 1 ले लीजिए और यन बराबर 1 ले लीजिए, तो यमवा पद अगर देखेंगे 1 बराबर, तो ये यम का मान दोनों का कितना आ गया
1 आ गया, ठीक है। और mnवां पद पूछा है यानी कि Tmn, तो ये कितना है आपका T1, और T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 का वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है, 1। ठीक, कैसे निकल के आएगा T1 का वैल्यू है T1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि mn इज इक्वल टू 1 है। यदि दो संख्याओं के समांतर माध्य और हरात्मक माध्य क्रमशः 27 और 12 हैं तो उसका गुणोत्तर माध्य बताइए। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य यानी GP बराबर होता है √HP इंटू में AP। इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए GP इज इक्वल टू अंडर रूट में रखना है आपको 27 मल्टीप्लाई बाई क्या 12। यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कैसे लिख सकते हैं इस 12 को, 4 गुणे 3 और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 गुणे 2 बाहर आ गया और अंदर बचेगा 3 गुणे 3, उसमें में से 3 और बाहर आ जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 2 ये सॉल्व का आंसर है आपका। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया इसको रटने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखो रटने वाला, और इसको एज इट इज याद रखो, क्योंकि इसको सॉल्व करना आपके बस की बात नहीं है, और कर भी ले जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। कर भी ले जाएंगे तो इतना टाइम नहीं है, और टाइम की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, ज़्यादा खर्च मत करिए। देखिए 9 + 99 + 9000 9 + 99 + 999 + 9999 + 90099 9000, देखो 90999 ये नहीं कह सकते, जैसे कह सकते हैं 1 9 + 2 9 + 3 9 + 4 9 + 5 9, ऐसे करके अगर 100 पदों का योग करना हो तो उसका आंसर जो आता है 10/9, 10 की पावर 100 - 1 और माइनस में 100। इसको एज इट इज रटे रहो, अगर ऑप्शन में आए तो यही मार के आना, बाकी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। पूछा कि एक x y z और 16 ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x + y + z का क्या मान होगा, ठीक है। तो आप x y z को कुछ नहीं क्या पुट करेंगे, जैसे देखो इसको गुणोत्तर श्रेणी में रखने का क्या मतलब है, 1 x की जगह 2 होना चाहिए, 2 दूनी 4 होना चाहिए, 4 दूनी 8 होना चाहिए, 8 दूनी 16, यानी कि x y z के मान 2 4 8 हैं, तो 8 4 12 2 14, तो 14 इसका योग आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। थोड़ा सा गेस लगाइए, दिमाग लगाइए, तो ज़्यादा पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n² - 2n है तो nवां पद बताओ। अब आपको दिया है अगर Sn बराबर सपोज दैट an², ठीक है, प्लस में या माइनस में bn, तो आपको Tn का फार्मूला जो होता है वो होता है Sn - Sn - 1, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, nवां पद, तो Sn इज इक्वल टू Sn - Sn - 1। तो यहाँ पे देखो n बराबर आप रखेंगे और आंसर आप पाएंगे। तो सबसे पहले Sn लिखना है आपको, तो Sn लिखना है, मतलब Tn निकालने के लिए, सॉरी Sn आपको लिखना है Tn निकालने के लिए। देखो यहाँ पे देखो अगर Sn दिया है आपके पास 5n² - 2, तो Tn निकालना है, तो Tn का फार्मूला होता है Sn - Sn - 1। तो पहले Sn की वैल्यू लिख देंगे 5n² - 2, फिर माइनस लगाएंगे, Sn - 1 की वैल्यू लिखेंगे, तो n की जगह n - 1 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका निकल के आए 10n - 5, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ गया ये, तो सबसे पहले Sn लिखेंगे यानी n² - 2n, फिर माइनस लगाएंगे, Sn - 1 लिखेंगे यानी n - 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 टाइम्स n - 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के ऑप्शन आएगा 2n + 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2n + 3 ऑप्शन आएगा। अरे होल स्क्वायर खोल के सॉल्व भी करना है, कुल मिला के कंसेप्ट सीखो बस। 2n - 3 इसका ऑप्शन आ जाएगा, प्लस नहीं सॉरी 2n - 3। अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि n² माइनस में 2n है, आप इसका nवां पद बताइए, तो ये हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट के रूप में लिख दो, तो ये हो जाएगा 2n माइनस में b - a, यानी कि 2 - 2 - 1, तो ये जाएगा आपका 2 - 1 बराबर -1, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा आपका। तो 2n - 3 इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता है, बी। तो 2n - b - a, ठीक। इस प्रकार से भी फार्मूला आप इसका शॉर्टकट लगा सकते हैं। बाकी जो कंसेप्ट यही है कि अगर आपके पास Sn दिया है, सपोज दैट an² प्लस में bn, तो आपके पास जो Tn का फार्मूला होता है वो होता है Sn - Sn - 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपका निकल आएगा। चलो आओ अगला क्वेश्चन चलते हैं। पूछा है दो समांतर श्रेणियों की n पदों का योगफल 2n + 3 अपॉन में 6n + 5 है। ये क्या है, S1/S2 है, यानी दो समांतर श्रेणियों के पदों का योगफल है, ठीक है। S1/S2 नहीं, इसको Sn/Sn डैश कर सकते हैं। तो अगर आपको इनके पदों का 13वें पदों का अनुपात चाहिए, तो देखो 13वें पदों का अनुपात के लिए याद रखिए कि 13 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 26, और इसमें वैसे 1 घटाइए, यानी इसको आपको 25 रखना है n की जगह, ठीक है। जब Sn दिया रहे हो और an पूछे, जब Sn देकर an पूछे तो n की जगह 2n - 1 रखना है, और जब आपको an देके यानी टर्म देके अगर आपसे सम पूछता है, रेशियो सम का,
जैसे an1/an2 अगर आपको दे दिया 2n+3:6n+5 और आपसे SN1/SN2 पूछा है, ठीक है, तो आपको जो लगाना है ऑप्शन, तो n की जगह आप n+1/2 रखेंगे। लेकिन अगर आपको SN दिया है और an पूछा है यानी 13वें पदों का अनुपात, ठीक है, तो उसके लिए आपको n की जगह 2n-1 रखना है। 2n-1 का मतलब क्या होता है, 2 × 13-1, तो 26-1 बराबर 25। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 25 रख दो, आंसर सही हो जाएगा। आओ यहाँ रखेंगे 25, तो 25 दूनी 50, 3 53 बटे में यहाँ रखेंगे 25, 25 का 150 बटे 155, तो 53 बटे 155, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग अनुपात इतना है। वही आंसर, वही क्वेश्चन ऐसे ही आपको लगाना है और आंसर निपटाना है। चलो आओ, पूछा कि इफ़ द सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ जीपी इज 2n-1, कह रहा है कि जीपी के n टर्म्स का जो सम है वो 2n की पावर -1 है, मतलब 2n-1 है, 2 की पावर n-1, तो इसका कॉमन रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले देखो SN आपने लिख लो, SN क्या लिखा है, 2 की पावर n-1। अब आप Tn निकालो, सबसे पहले T1 निकालो, तो T1 निकालेंगे तो यहाँ पे n बराबर 1 रख दो, तो 2 की पावर 1 - 1 बराबर 1 निकल के आया। अब आपको T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए आप यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 दूनी 4 - 1 बराबर 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, कॉमन रेशियो, तो T2/T1 कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2/1 यानी कि 2। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो कंसेप्ट लिखा था, an+1 + bn+1/an+bn। ये अर्थमेटिक मीन को कब प्रदर्शित करेगा, जब n = 0 होगा। और ज्योमेट्रिक मीन को कब प्रदर्शित करेगा, n = -½ होगा। और HP को कब प्रदर्शित करेगा, हार्मोनिक मीन को, जब n = -1 होगा। तो इसको आप याद रखिए, आसानी से कर ले जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन बनाओ और ये आपके एग्जाम में आएगा भी। क्या है, फॉर एनी टू मैट्राइसेस ए एंड बी इफ़ ए बी = 0, अगर ए बी = 0 है तो आइदर ए = 0 और बी = 0। पूर्णतः गलत है, क्यों, क्योंकि जब आपके पास एक मैट्रिक्स सपोज दैट यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं इसके और ये 0 नहीं है, दूसरा मैट्रिक्स बी है उसके पास भी कुछ एलिमेंट है और ये 0 नहीं है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जाहिर सी बात है कभी कभी 0 आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए 0 होगा या बी 0 होगा तभी इसका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, वो तो तब भी 0 हो सकता है जब ए बी 0 ना हो। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, ए 0 हो लेकिन बी 0 ना हो, तो ये भी गलत है जब ये गलत है। तीसरा, बी 0 हो लेकिन ए 0, ये भी गलत है, यानी नन ऑफ दीज। कहने का मतलब ये है कि ए बी 0 का मतलब ये है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है और बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, तब भी ए बी का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज लगाना पड़ रहा है मजबूरी में। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो ये इंप्लाई करता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ठीक है, तो अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए भी 0 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0, 0 की पावर एनीथिंग इज 0। क्या कहा मैंने, क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था और वो कंसेप्ट मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से 3-4 लेक्चर में मैंने जो मैथ के बनाया उसमें सिखाया था कि जब कभी आपके पास सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रही हो, मान लो ये n क्रॉस n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सपोज 3x3 का है, 2x3 का है, मतलब 2x2 का है, 3x3 का। तब मैंने कहा था जितने भी एडजॉइंट पूछे, जैसे पूछे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये पूछे, तो एक एडजॉइंट हटेगा तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 लगेगी। सही, ठीक, ये कंसेप्ट आप याद रखिए बस। जैसे मैंने कहा डिटर्मिनेंट ए बराबर है सपोज दैट 4, ठीक है, और ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब मैं आपसे पूछूं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए लिखो और जितने एडजॉइंट है, कितने एडजॉइंट है, एक, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-1 एक बार, तो n की वैल्यू 3 रखो, 3 में से एक गई कितना, 2, और यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 दी है तो 4 की पावर 2 बराबर 16, ऑप्शन सही हो जाता। अब देखो मैंने एक और लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब देखो कितने एडजॉइंट आ गए, 2, तो ए की पावर जो डिटर्मिनेंट की होगी इस बार n-1 इंटू में फिर से एडजॉइंट के लिए n-1, इस तरह से n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब एडजॉइंट ऑफ ए पूछे तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तब देखो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, लेकिन जब यही 0 है तो 0 की पावर एनीथिंग इज 0, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। लेकिन अब देखो ए बी = 0 यानी एक मैट्रिक्स को अगर दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आता है तो क्या ये इंप्लाई करता है ए 0 हो और बी भी 0 हो, या ए 0 हो या बी 0 हो, बिल्कुल नहीं, ए नॉट 0 होगा, बी नॉट 0 होगा, तब भी आपका ए बी का प्रोडक्ट 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखो ए बी की पावर टी बराबर ए टी की पावर बी टी,
ए टी बी टी। देखो मैं आपको बता दूं, टी मतलब ट्रांसपोज होता है, और जब कभी आप किसी का ट्रांसपोज लेते हैं तो यह ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा बी की पावर टी ए की पावर टी। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर करता है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, अगर आप किसी का ए का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उसका इन्वर्स लेते हैं तो ये इक्वल होता है कि आप उसका इन्वर्स ले लें पहले और फिर ट्रांसपोज लें। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी है आपका। तो कौन सा स्टेटमेंट कौन कौन सा, पहला और आखिरी करेक्ट हो गया, तो पहला और आखिरी सी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है आर्डर 3 का, तो -3 ए का डिटरमिनेंट कितना होगा। अब एक और फार्मूला आप याद करिए, जब आपको के ए का डिटरमिनेंट पूछे, के यहाँ पे कांस्टेंट हो और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n हो, तब जब इस के को आप बाहर निकालेंगे तो एक फार्मूला होता है के की पावर n के रूप में बाहर आता है और डिटरमिनेंट अंदर रह जाता है। अब देखो यही कंसेप्ट आप लगाइए, -3 ए का डिटरमिनेंट पूछा है जब ऑर्डर 3 है, तो क्या लिखेंगे, -3 की पावर कितनी, जितना ऑर्डर है 3, ये बाहर निकलेगा और अंदर होगा डिटरमिनेंट ए, तो 3 की पावर 3 बराबर 27, तो -27 डिटरमिनेंट ए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आप अगला ऑप्शन देखो, डी बराबर डायगोनल एलिमेंट ऑफ D1 D2 D3, तो डायगोनल का इन्वर्स पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं बता रहा हूँ इसको। देखो क्या कंसेप्ट है, एक मैट्रिक्स मैंने आपको दिया, सपोज दैट 0 0 1 1 0, एक मिनट, 0 1, फिर से लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, या मैंने इसको 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। अब ये डायगोनल एलिमेंट, सपोज दैट मैंने इसका 2 2 2 लिया है। अब आपसे अगर पूछूं मैं कि डायगोनल इनवर्स क्या होगा, तो आप ये जानिए कि 1 जी, यहाँ पे 2 0 1/2 0 0, फिर यहाँ पे 0 1/2 0, फिर यहाँ पे 0 0 1/2, मतलब 2 2 जो था वो रेसिप्रोकल होगा। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे आपका ऑप्शन देखो, कहा है कि डायगोनल एलिमेंट D1 D2 D3 हैं, तो डायगोनल का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/D1 1/D2 1/D3। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो आओ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है, यदि 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 4 है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले 2 क्रॉस आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो। क्या होता है 2 क्रॉस आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 और 0 1, और डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करो, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना है, 4। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ लिखा है, 4 4 इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ 0, तो 4, 0 और यहाँ पे 0, 4, तो 4, 0 0, 4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हो चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिखा हो, इन दोनों का फॉर्मूला था डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर का, जितना ऑर्डर आपको दिया है, यहाँ पे 2 रोड दिया था तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ए इक्वल टू -3 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा है। इसका मान क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर कितना एडजॉइंट है, एक बार, तो n-1, n क्या है, ऑर्डर। डिटरमिनेंट ए का मान कितना दिया है, -3, ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n की पावर 3 3 -1, यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितने फार्मूले रटाएं वही को रट लो बस। 3 रोड मैट्रिक्स था, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा, तो यहाँ पे 2 एडजॉइंट है तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, और 2 एडजॉइंट है तो n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। n क्या है, 3 3 3 -1 बराबर 2, तो डिटरमिनेंट ए की पावर 3 यहाँ रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर बराबर 4, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, डिटरमिनेंट ए का पावर 4। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट 3 ए बराबर के है, ठीक, देन के इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिटरमिनेंट 3 है, डिटरमिनेंट 3 है, एक मिनट, डिटरमिनेंट 3 है, ये बराबर है के, और के का मान पूछा है, तो 3 ए में से 3 अगर बाहर करेंगे तो 3, यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो 3 की पावर 3 के रूप में बाहर होगा, ये होगा डिटरमिनेंट ए, तो 3 की पावर ये होगा 27, तो के का मान कितना आ गया, 27। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, के का मान 27 27 27, क्योंकि 3 की पावर 3 बाहर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका इन्वर्स पूछा है, तो याद रखो जब कभी भी आपको क्या कहते हैं डायगोनल एलिमेंट का इन्वर्स पूछता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछता है, तो वो क्या होता है, वही का वही उतर आता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, इसका जो क्या कहते हैं वो है इन्वर्स, वो वही होगा। अरे आइडेंटिटी यार, तुम्हारा खुद का इन्वर्स निकालूँ मैं, तुम्हारा खुद का, तब तो तुम अलग दिखाई देखो, लेकिन तुम्हारे उल्टे का खुद का इन्वर्स निकालो। जैसे मैंने क्या कहा, इन्वर्स किसका निकलता है, जब कोई चीज़ अलग अलग दिखे इन्वर्स निकालने पर। जैसे मैंने क्या कहा, हाँ मैं क्या ले लेता हूँ, बॉल ले लेता हूँ, एक बॉल। अब इस बॉल का इन्वर्स निकालेंगे कैसे, इस बॉल को इधर से रखेंगे, इधर से रखेंगे, इधर से रखेंगे, कहीं से रखेंगे तो बॉल ही दिखेगी शीशे में, यानी इसका इन्वर्स यही खुद का होगा, तो आइडेंटिटी होगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वही होता है, तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन,
व्हाट इज़ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इतना, तो सबसे पहले कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लिख लो। माइनस में साइन माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, तो यहाँ लिख लो। फिर साइन थीटा है, क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे माइनस और लगा था तो साइन थीटा हो गया। इसको सॉल्व कर रहे हैं बस। और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इतना लिखने के बाद क्या होता है, सब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। यानी पहले एलिमेंट को और इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो कॉस की जगह कॉस ही चला जाएगा, कॉस की जगह कॉस ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो जहाँ साइन है यहाँ माइनस, जहाँ साइन है यहाँ माइनस, और इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट होता दिख जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लेट ए एंड बी बी 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट ए बराबर 4 है, डिटरमिनेंट बी बराबर 3 है। डिटरमिनेंट 2ab का मान पूछा है। देखो कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट 2ab। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा तो कितनी पावर लेकर आएगा, 3। ये मैंने आपको पहले बताया, ऑर्डर 3 के 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर कोई कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट के और उसको बाहर निकलेंगे तो ऑर्डर की पावर उस पर चढ़ जाती है, यानी 2 की पावर 3 हो गया। और डिटरमिनेंट ए और इंटू डिटरमिनेंट बी, ठीक है, इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्टी के अनुसार। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 4 3 12, 12 को 2 की पावर 3 यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आंसर आएगा। कहाँ गया कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भाई एक ही फार्मूला बार बार रिवाइज यार, बस। पॉलीगॉन के पास 44 डायगोनल। अच्छा ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि आपके पेपर में आएगा, कहीं लिख लो कोने के, ये पेपर आपके पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। कह रहे पॉलीगॉन के पास 44 डायगोनल है, नंबर ऑफ साइड बताइए। तो n इंटू, एक मिनट, n इंटू n-3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल होता है, यानी 44 दिया है। ठीक, और 44 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा। अब देखो एक ट्रिक होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 88 आए तो n बराबर हमारे क्या हो जाएगा 11, और n-3 बराबर हम ले ले 8, तो ये मल्टीप्लाई करके 88 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी 11 मिल रहा है यानी इक्वल टू, और यहाँ से भी 11, तो n का मान कितना आ जाएगा 11। वरना सॉल्व कर लीजिए, और थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो कम पेन चलाना पड़ेगा, टाइम बचेगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि 15c8 15c9 -15c6 -15c7। अब देखो आपको पता होगा NCR इज इक्वल टू NCR-1 होता है, ये सबको फार्मूला पता है, कॉम्बिनेशन का पता होगा। अब देखो इसको 15c6 को आप क्या लिख सकते हो कि 15c6 को कि 15 में से 6 गई 9, और इसको क्या लिख सकते हो 15c7 को 15 और 7, 15 में से 7 गई 8, 15c8, तो 15c8 से 15c8 खत्म, और 15c9 से -15c9 खत्म, यहाँ भी माइनस था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं के एक समुच्चय से जिसमें 7 समरेखीय बिंदु हैं कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देखो कोई भी बिंदु है, अगर मान लो 3 पॉइंट है आपके पास, 2 पॉइंट है तो एक रेखा ही बनेगी, जब तक तीसरा पॉइंट नहीं आ जाता। तो ये 3 पॉइंट के द्वारा त्रिभुज बन गया। तो आपको 3 पॉइंट चाहिए त्रिभुज बनाने के लिए। कितने पॉइंट हैं 12, उसमें से 3 को ले लिया त्रिभुज बना, माइनस कर दिया 7c3 को, क्यों? क्योंकि 7 पॉइंट हमारे पास समरेखीय हैं। ठीक है, जो 3 पॉइंट के 7 पॉइंट है वो समरेखीय हैं, तो 7c3 माइनस कर दिया। तो इसका सोल्यूशन कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 गुणे में 12 को 3 बार पीछे तक मल्टीप्लाई, 12 11 गुणे 10, और बटे में 3 का फैक्टोरियल खोल दीजिए, तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 से 6 दूनी 12 कट गया, तो 11 दामा 110, दूनी कितना हो गया 220, तो ये निकल के आया 220। इसमें में से घटा देंगे आप 7c3 को, ये मान कितना होता है 7c3 का, 7 × 6 × 5 अपॉन में 6, तो 6 से 6 खत्म, 7 बचे 35, तो 220 में से 35 को घटाएंगे, 220 माइनस का 35, खाली कैलकुलेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले 20 घटा दो तो 200 बचेगा, 200 में से 15 और घटा दो तो 185 बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन को मारो और आगे बढ़ो। आओ अगला क्वेश्चन, 1 + x की पावर n के प्रसार में सभी गुणांकों का योग। जब आपसे कभी पूछे कि किसी के प्रसार में सभी गुणांकों का योग, आई रिपीट, जब कोएफिशिएंट का सम पूछे आपसे, सभी गुणांकों के कोएफिशिएंट का सम, तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे वेरिएबल दिया है वहाँ पे एक पुट करो। क्या 1 1 1 1 1, जैसे मैंने पूछा a + b + c + d की पावर 14 के सभी गुणांकों का आपको क्या करना है, सभी गुणांकों यानी कोएफिशिएंट का सम फाइंड करना है। तो a बराबर आप 1 रखो, b बराबर 1, c बराबर 1, d बराबर 1, यानी 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4, 4 की पावर 14, यह सभी गुणांकों का योगफल हो गया। अब देखो 1 + x की पावर n आपके पास दिया था, इसके सभी गुणांकों का योग आपसे पूछा है, तो x बराबर 1 रख दो, तो ये हो गया 2 की पावर n। ठीक है, यही है कंसेप्ट। कहाँ गया 2 की पावर n, ए ऑप्शन। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है a + b + c की पावर 10 है, उसके नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन पूछा है। तो नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन के लिए 10 के आगे कौन सा नंबर आता है 11, और 11 के आगे 12, तो इसको 11 से गुणे 12 करेंगे, बटे 2 कर देंगे, तो 2 छक्का 12, 11 छक्का 66। अब देखो यही पूछता मैं a + b + c,
इसकी पावर 12 है, तो इसका नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन बताओ कितना होगा। तो 12 गुणे में 12 के बाद कौन सा आता है, 1 मिनट, 12 के बाद कौन सा आता है 13, और 13 गुणे 14/2, तो 2 सत्ते 14 और 13 सत्ते 91, इसका आसान हो जाता है। ठीक, समझ में आएगा कैसे निकलना है। अब यहीं देखो मैंने आपको दे दिया a प्लस बी की पावर सपोज दैट 10, 11 दे दिया, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन बताना है, तो 11 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 12। तो दो अंक दो टर्म दिए हैं, तो उनकी पावर अगर करके एक्सपेंशन टर्म पूछता है तो खाली आप पावर को 1 प्लस करके लिख दीजिए। लेकिन अगर 3 है आपके पास तो पावर जो है उसका एक अगला नंबर सोचिए 11 और मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर से 12 और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो यही ट्रिक है आपको निकालने के लिए। ठीक है, आओ अब क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है डोमेन बताओ रूट कॉस एक्स का। तो पहले देखो रूट कॉस एक्स, पहले देखो रूट कॉस एक्स का डोमेन कैसे निकाले। पहले डोमेन होता क्या है, रूट कॉस एक्स, कॉस एक्स की वो सारी वैल्यू जो इसमें हम रख सकते हैं फंक्शन में, वही उसका डोमेन होता है। तो देखो कॉस एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, तो रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी कॉस एक्स जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमेशा इक्वल टू भी 0 हो सकता है। अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये देखिए पहले में और चौथे में ही कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक, पहले में चौथे में, तो पहला कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से π/2 तक, एक इंटरवल हो गया। ठीक है, क्लोज्ड हो भी, और इसका यूनियन ले लें हम किससे, यहाँ कौन सा इंटरवल होता है, यहाँ से 3π/2 से लेकर के 2π तक। तो 3π/2 से लेकर के 2π तक, 2 से लेकर के 2π तक, यानी कि 0 से लेकर 90 तक पहले में कॉस पॉजिटिव होता है, और तीसरे से लेकर वो क्या कहते हैं 270 से लेकर 360 में जो चौथा क्वाड्रेंट है उसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो वहाँ पे इसका डोमेन आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, यानी 0 से 90 और यहाँ 270 से 360, इसी में कॉस पॉजिटिव होता है, यही इसका डोमेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स 3x - 1, इसका क्या बताना है, डोमेन। तो याद रखो 3x - 1, ये कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ये होता है -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर 1 तक। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ +1 कर देंगे तो यहाँ भी +1 होगा और यहाँ भी +1 होगा, तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल और यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा। तो 3x यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0/3 यहाँ कर देंगे, 2/3, तो 0 से लेकर 2/3 तक आ जाएगी। सॉल्यूशन था खाली और कुछ नहीं। ठीक है, आगे आओ। अब पूछा है रेंज f(x = a की पावर x का रेंज, इसको रट्टा मारो, f(x = a की पावर x का रेंज होता है 0 to ∞, और वो भी ओपन इंटरवल, क्लोज न लगा देना। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, लेट f(x = √9 - x², इसका डोमेन बताना है। तो याद रखो 9 - x² ऑलवेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x² आपका लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, यानी x इज लेस देन इक्वल टू -3, +3। तो नंबर लाइन पे शो करेंगे तो यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा +3, और लेस देन इक्वल टू लेना है तो प्लस माइनस प्लस, और लेस देन लेना है तो ये वाला पार्ट, यानी -3 से 3 तक, और वो भी कौन सा, -3 से 3 तक क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर लाइन आप सॉल्व करना जानते होंगे, आई होप। चलो f(x = √9 - x), तो वही सॉल्यूशन इसका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा है कि एक फंक्शन q से q पर है 3x + 5, और क्या पूछा है, f इनवर्स x पूछा है, इसका इनवर्स पूछा है। मैंने इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या बताया था, x इन टर्म्स ऑफ y लिखो। सबसे पहले लिखो f(x) क्या दिया है, f(x = 3x + 5), तो इसको y मानो, तो y = 3x + 5। तो x के इन टर्म्स ऑफ y, यानी x का मान पहले निकालना है आपको, तो x = आप क्या लिखेंगे, इस 5 को उधर लेके जाइए तो y - 5 हो गया, और इस 3 से इसको डिवाइड कर दिए तो y - 5/3। अब जहाँ y है वहाँ x रख दो, वही आपका इनवर्स हो गया। तो x रख देंगे तो x - 5/3, देखो किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में x - 5/3 यहाँ। ठीक है, बहुत सिंपल होता है कि इन्वर्स निकालना। क्या होता है, पहले x की वैल्यू निकालो, और x की वैल्यू निकलने के बाद जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख दो, वही मान आपका हो जाता है इन्वर्स। ठीक, समझ में आ गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। पूछा है f(x) = sin की पावर 4x + cos की पावर 4x का आवर्त बताओ। आवर्त का मतलब क्या होता है किसी का, देखो ट्रिक से बताऊंगा इसको। आवर्त का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब रिपीट हो, जैसे आप एक दिन में अगर 2 रोटी 3 टाइम खाते हैं तो आपका आवर्तकाल क्या है, 2 रोटी प्रति टाइम। ठीक है, 3 टाइम आप खाते हैं तो 3 टाइम में आपका आवर्तकाल जो है वो 2 रोटी खाने का है। अब देखो sin की पावर 4x + cos की पावर 4x, इसका जो आवर्तकाल है, पहले आप x = 0 रखो, x = 0 रखो। तो x = 0 आप रखेंगे तो sin 0 का मान 0, प्लस में cos 0 का मान 1,
तो ये 1 आ गया। अब आप x बराबर 90 रखो, तो जब 90 रखोगे तो साइन 90 का मान 1 प्लस कास 90 का मान 0, तब भी 1 आ गया। यानी जो इस फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x, वही x बराबर 0 और x बराबर 90 पर रिपीट करती है। तो इसका आवर्तकाल कितना हो गया, 90 माइनस 0 यानी कि 90। तो 90 का मान कितना होता है, π/2। ठीक, तो इस तरह से इसका आवर्तकाल आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से मैंने इसको समझा दिया। आवर्तकाल मतलब क्या होता है, जब कोई फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करे। जैसे मान लीजिए कर्व मैंने बनाया, एक फंक्शन यहाँ पे आया और फिर यही वैल्यू रिपीट किया, तो इसकी यहाँ की वैल्यू, यही वैल्यू सेम सेम है ना, तो यही होता है आवर्तकाल। चलो आओ, कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगा, कॉस, सेक और कॉट, इनका तीनों का इनवर्स का फार्मूला होता है, वो होता है पाई माइनस समथिंग, और समथिंग में क्या होता है, कॉस इनवर्स समथिंग या कॉट इनवर्स समथिंग या सेक इनवर्स समथिंग। ठीक है, तो आपका ये कौन सा फार्मूला होता है, ये इनवर्स का फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसको कैसे निकालेंगे, कॉट इनवर्स -1 का पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स कितना होता है, π/4, तो पाई माइनस π/4 इज 3π/4, तो कौन सा ऑप्शन, सी आपका करेक्ट हो जाता है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ कास इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1। तो कास इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस कास इनवर्स 1, और कास इनवर्स 1 होता है π/2, तो होगा π/2, एक ब्रैकेट में माइनस लगाया, इसकी वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स 1 की। तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 साइन 90 का मान होता है, तो यहाँ पे π/2 लिख दिया। तो माइनस π/2 जुड़ेंगे तो पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई बराबर क्या कहते हैं, 0 आ गया। एक मिनट, पाई माइनस 0, कॉस इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 0 होता है ना, तो पाई माइनस 0 मैंने वहाँ पे π/2 लिख दिया, पाई माइनस 0 और यहाँ पे माइनस में π/2, तो पाई माइनस π/2 कितना हो जाएगा, π/2, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आओ, देखो बहुत इजी चीज़ें हैं, आप इसको ज़्यादा गंभीरता से ना लीजिए, खाली इसको पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। कुछ ये जानिए कि सीखने, देखो 1 घंटा 20 मिनट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 1.5 घंटा हो गया बकते बकते, गला सूख गया है। ठीक, किस लिए, सिलेक्शन हो आपका। ठीक है, कोई मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मगर हाँ खुशी बहुत मिलती है जब आप लाइक करते हैं। ठीक है, जब आप प्रोत्साहित करते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया सर आपने जो पढ़ाया बहुत काम दे रहा है। ठीक है, इस तरह से पेपर फोड़ के आइए, मुझे केवल पेपर चाहिए, सिलेक्शन चाहिए आपका। ठीक है, केवल आपका सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए चिल्ला चिल्ला के, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए। ठीक है, पढ़ते रहिए, बस कॉन्फिडेंस बना के जाइएगा, पेपर एकदम फोड़ के आएंगे। अब इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, परेशान मत हो। इफ़ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इन द रेशियो, 3 साइड्स ऑफ द ट्रेंगल आर इन द रेशियो इतना, तो पूछा है देन व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपको इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि आप सबको √2 से डिवाइड कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो 2/√2 कितना हो जाएगा, 1/√2, और 1/√2 ही सबसे छोटा एंगल है, 45 डिग्री। ठीक है, साइन में, तो कहाँ गए 45, यहाँ मारो। इसको ऐसे ही करने का तरीका, बाकी करने का तरीका तो बहुत है। मैंने क्या कहा, a/sin a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है k, और यही होता है, आप इसको लिख सकते हैं a/sin a इज इक्वल टू b/sin b, फलाना धमाका इज इक्वल टू c/sin c। तो इसको लिखेंगे, a का मान दिया था आपका 2, तो 2 लिखेंगे, बटे में sin a करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √6 और वगैरह वगैरह करेंगे, तो आपका लंबा खींचेगा। इसको √2 से डिवाइड करिए और सबसे छोटा एंगल 45 डिग्री मार दीजिए साइन के केस में। अब आओ, इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल आर इन द रेशियो ये, तो अब देखो इसको डिवाइड करके मार देंगे। अब आओ, किसी त्रिभुज की भुजाएं इतनी 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 ही अनुपात में है, तो उनके संगत कोणों का अनुपात, कुछ नहीं करना है, √2 से डिवाइड करो, √2 ठीक है, करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड करिए, 2 से, इसको 2 से, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 कौन सा एंगल हो जाएगा साइन में, 30 का, इस टू √3/2 कौन सा एंगल हो जाएगा, 60 का, इस टू साइन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि साइन में ही प्रोपोर्शनलिटी होता है। अभी मैंने बताया a/sin a इक्वल टू b/sin b, ये ट्रिक है, वरना तो करते रह जाओगे निकालते ही त्रिभुज में, और आएगा ये क्वेश्चन। 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। तो देखो 1 किस में होता है साइन का, 90 में, तो 30 × 30, 30 दूनी 60, 30 3 90, तो 1:2:3, 1:2:3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और जिनको नहीं आता है करना, वो ऐसे निकाल लें, a/sin a इज इक्वल टू b/sin b। ए का मान कितना दिया है 1, तो 1/sin a इज इक्वल टू बी का मान कितना दिया है √3, तो √3/sin b, तो sin a/sin b की वैल्यू ऐसे निकाल के और इसको आप कर सकते हैं। तो मैंने इजी तरीका बताया। अब वैल्यू वाइज क्वेश्चन, tan 75 का मान, tan 75 का मान आप याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जो सारी वैल्यूज हैं उनका मान याद रखिए। tan 45 + 30 को जोड़ेंगे तो √3 + 1/√3 - 1, ये tan 75 का मान हो जाता है। वैल्यू वाइज क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। cos 18 का मान √10 + 2 √5/4, √10 + 2 √5/4, √10 + 2 √5/4। एक मिनट, ये थोड़ा सा डाउटेबल है। cos 18 का मान 10 + 2 √5/4, हाँ सही है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10 + 2 √5/4 सही है। sin 36 का मान जो cos 18 का होता है 10, एक मिनट, यहाँ पे हमने गलती कर दी क्या, थोड़ा सा गलती कर दिया, ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये सही होगा। और
यही जो होता है वो cos साइन 36 का मान होता है cos 18 साइन 36 का 10 माइनस अंडर रूट 10 माइनस 2√5/4, ये आपका साइन 36 का, और यही आपका cos 18 का मान भी होता है। चलो अगला चलते हैं, देखते हैं। पूछा है cos 75 का मान √3 माइनस 1/2√2। इसको आप याद रखिए, cos 75 का मान √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2 cos 75 का मान, इसको भी रट लीजिए। अगला मान देखते हैं। पूछा tan थीटा बराबर 3/4, तो sin 2 थीटा का मान, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा का मान निकालेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो ये 5 आएगा, तो लंब बटे कर्ण होता है आपका sin थीटा, तो ये 4/5 हो जाएगा। एक मिनट, लंब बटे कर्ण तो 3/5 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा का मान निकलेंगे आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/5 हो जाएगा। तो ये होगा 4 3 12/25, यानी कि 24/25, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, ये भी आपका करेक्ट है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूछा है cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, तो cos की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा, ये किसी सेट में मैंने करवाया भी था। यहाँ पे रखो थीटा बराबर, अच्छा इसको जोड़ के 2 लाना है तो कैसे, इसका मान भी 1 आना चाहिए, इसका भी 1 मान, तो थीटा बराबर हमने 90 रख दिया, सॉरी 0 रख दिया, 0। थीटा बराबर 0 के cos 0 1 प्लस थीटा बराबर 0 सेक 0 1, और ये 2 आ गया, यहाँ भी 0 रख दो, तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n, और ये हो जाएगा 1 + 1 = 2, तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द फंक्शन f(x) = sin x। sin x का पीरियड क्या होता है, तो sin x का पीरियड आप जानिए। ये देखिए यहाँ पे फंक्शन जो होता है आपका ऐसे ऐसे चलता है, और यहाँ पे एक पीरियड पूरा होता है, तो 2 पाई इसका पीरियड होता है। तो साइन का और कॉस का किसी का भी पीरियड पूछे तो 2 पाई अब उसको लगाएंगे, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x + 4 sin x + 5। अब देखो मैंने इसको आपको रटाया था कि a cos x + b sin x की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है √3 का स्क्वायर प्लस में √5 का 4 का स्क्वायर, और ये निकल के इतना आएगा 5, और 5 आपके पास पहले से यहाँ पे दिया है, और इसका मान भी मैक्सिमम 5 निकल के आएगा, तो 5 + 5 बराबर इसका मैक्सिमम मान 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 10 10 कहाँ गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब चलो देखते हैं, कुछ चीज़ों को मैच करना है। tan 15 की वैल्यू याद रखिए 2 - √3, tan 15 2 - √3 वैल्यू वाइज क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, रट लीजिए। tan 15 का मान 2 - √3, tan 75 2 + √3, और cot 15 tan 75 के बराबर होता है, तो 2 + √3, tan 15 + cot 75 तो 4, याद रखो tan 15 + cot 75 तो 4, tan 15 + cot 75 तो 15 तो 4, tan 15 2 - √3, cot 15 2 + √3, तो 2 से √3 से √3 कट जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। ये आप याद रखिए, इन सारे मान को, बहुत इंपॉर्टेंट मान है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन और, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना, तो y2 - y1 करो, तो ये हो जाए -2 माइनस का 4 अपॉन में क्या कहते हैं 3 प्लस का 5, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4 आएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन कक्षा 3 का मतलब कक्षा 9 का, क्लास 9 का। चलो आओ, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो जब कभी, ये कंसेप्ट है, जब कभी आपके पास ax + by + c1, a1x + b1y + c1 बराबर 0, और a2x + b2y और प्लस में c2 ये बराबर 0 हो, और इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, c1 - c2 अपॉन में अंडर रूट, ये यहाँ पे सॉरी a2 न रखो, ये समांतर लाइनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना रहता है, तो इनके कोफिशिएंट जो होते हैं सेम होते हैं, खाली कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है। तो c1 - c2 करना है आपको, ठीक है, और √a² + b² कर देना है, यही आपका मान निकल के आ जाता है डिस्टेंस का। तो दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और वो पैरेलल लाइन के बीच में निकलता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 5 है कोफिशिएंट, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, एक मिनट, 5 नहीं है कोफिशिएंट, इसको देखिए पहले स्टैंडर्ड बनाइए, ये 3x - 4y + 5 है, इसको 3x करने के लिए 2 से डिवाइड करो, तो हो जाएगा 3x - 4y और प्लस का 5/2, ये बराबर 0। अब देखो यहाँ पे देखो c1 - c2 करना है, तो 5 - 5/2 बटे में √3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये √a² + √b² यहाँ लिखा है, तो ये हो जाएगा 5/2 और नीचे 5, तो 5/10, मतलब 1/2, इसका आंसर सही हो जाएगा। सोल्यूशन था खाली, और कुछ नहीं। आओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है कहाँ से, 3 - 1 से इस पॉइंट पर, तो 3 - 1 इसमें रखो दो, तो 12 गुणे में 3 प्लस में 5 गुणे में y का मान -1 प्लस में 8, और अंडर रूट में रख दो, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, और इसका रूट, तो निकालो 12 3 36, 36 और -5 + 8, ये करेंगे आप, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा
अरे यार सॉल्व कर लेते हैं, चलो रख दो, सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और 1 घंटा 30 मिनट का लेक्चर और मैथमेटिक्स आपका खत्म। बाकी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी सर्किल भी इसमें पढ़ा देता हूँ ताकि कुछ छूटे ना, आपका सब खत्म हो जाए। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें पॉइंट को आप सब्स्टिट्यूट कराइए। तो 12 गुणे में -1, एक ब्रैकेट में प्लस लगाया, 5 लिखा, इंटू में -1, यहाँ पे -1 नहीं 3 होगा, ठीक है। x1 है ना, x1 y1 का सब्स्टिट्यूट कराना है। तो 5 गुणे -1 और प्लस का 8 यहाँ पे पहले से लिखा था। अब आओ अंडर रूट में लिखेंगे, 12 का स्क्वायर यानी 144, प्लस में 5 का स्क्वायर इसका यानी कि 25, ठीक। अब सॉल्व कर दो, तो 12 यहाँ 36 है, तो ये हो जाएगा 36, यहाँ -5 है तो -5 और प्लस में 8, तो 36 बल्ले 2 44, 44 में से 5 गए तो 39। तो कहाँ पे आ गया 39, जहाँ पे ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, 39/25 इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़ा देता हूँ जो आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें छूट गई हैं। आओ देखते हैं, कॉनिक सेक्शन देखते हैं। बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैं आपको लगभग क्वेश्चन करा चुका हूँ। कॉनिक सेक्शन, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा देखते हैं, डिग्री और ऑर्डर, और कॉनिक सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो, मैथमेटिक्स एकदम खल्लास, हम लोग सब पढ़ चुके हैं। पहले आते हैं हम लोग कॉनिक सेक्शन में, सबसे पहले हम लोग आते हैं सर्कल पे। सर्कल पे तो सर्कल की 2-3 प्रकार की इक्वेशन होती हैं। पहला इक्वेशन होता है जब आपका रेडियस आर हो और जो आपका सेंटर है सर्कल का वो ओरिजिन पे हो, यानी कुछ ऐसा केस, ये आपका सर्कल है, यहाँ पे ओरिजिन पे सेंटर है और इसका जो रेडियस है वो आर है, तो इसका इक्वेशन होता है x² + y² = r², सबको पता है। दूसरा, जब आपका सेंटर h, k पे होता है तो इसका इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, ठीक है, और = r²। ये इक्वेशन हो गया। अब सर्किल का जो इक्वेशन आपके पेपर में आएगा, आपके पेपर में इक्वेशन आएगा कि अगर सर्किल के डायमीटर पॉइंट्स सपोज दैट 2, 0 और 1.3, 0 है, तो एक इक्वेशन बताओ। मतलब डायमीटर पॉइंट, अगर डायमीटर के दोनों एंड के पॉइंट दे दे और आपसे इक्वेशन पूछे, तो इसका एक फार्मूला होता है क्या, x - x1 x - x2 प्लस में y - y1 इंटू में y - y2 और यह बराबर 0। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक पॉइंट था 2, 0, एक पॉइंट था 3, 0, ये हमारा x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। ध्यान रखो आएगा डायमीटर यानी अर्धव्यास, अर्धव्यास कह रहा हूँ, व्यास के दोनों गिवन मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट कह रहा हूँ। अगर आपको पृथ्वी वो है हमारा, पृथ्वी कह रहा हूँ मैं, सर्कल है और सर्कल के दोनों पॉइंट्स जो हैं डायमीटर के दिए हुए हैं एंड पॉइंट, तो आपको इक्वेशन पूछेगा तो x1 y1 x2 y2 लिख लीजिएगा। अब फार्मूला क्या होता है, x - x1 यानी कि x माइनस का 2 इंटू में x - x2, x2 कहाँ है यहाँ, तो यानी कि x माइनस का 3 और प्लस में y - y1, एक मिनट इसको इरेज करते हैं हम, हाँ थोड़ा सा, क्या था, y - y1 की वैल्यू का है 0, तो यहाँ 0 रख दिया, प्लस y - y2, एक मिनट प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा, सॉरी y - y1 इंटू y - y2 लिखना था ना, तो इंटू में y - 0, क्योंकि y2 की वैल्यू भी 0 है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² माइनस का 2x और प्लस का 6, x² माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 3x, और यहाँ पे प्लस में y² आ जाएगा, ठीक है, प्लस में y² आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, ठीक है, और प्लस का y² बराबर 0। तो इसको देखिए सॉल्व करके, x² प्लस का y² माइनस का 6x प्लस का 6 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन रिक्वायर्ड है सर्कल का। क्या, डायमीटर के एंड पॉइंट जब 2, 0 और 3, 0 दिए हों, जब डायमीटर के एंड पॉइंट देंगे तो सर्कल का इक्वेशन ये हो जाता है, ठीक, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब देखो, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंडीशन में टेंजेंसी। कंडीशन में टेंजेंसी क्या, सपोज दैट एक लाइन है आपके पास, एक मिनट, एक लाइन है आपके पास y = mx प्लस में c, और सर्कल का इक्वेशन है आपके पास x² + y² = r²। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी ये लाइन जो है इस सर्कल पर ये लाइन टेंजेंट कब होगी, इसका कंडीशन होता है, क्या होता है, ये होता है c = r√m² प्लस में 1, ये c = प्लस माइनस r√m² प्लस 1, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। इसको आप याद रखिए, सी क्या होता है, ये होता है इसका सी, और आर क्या होता है, रेडियस होता है, एम क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है, और यही कंडीशन होती है, प्लस माइनस r√m² प्लस में 1, इसको रहते रहिए। अब देखो ये हो गया सर्किल, सर्किल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या, एक सर्किल का क्वेश्चन रेडियस और वो निकालने को आता है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है बहुत सारी वीडियोज़ में, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा बता दूँ, जैसे देखो x² प्लस में y² प्लस में 2x प्लस में 3y प्लस में 5 बराबर 0 दिया हो। अब इसका रेडियस और सेंटर पूछे तो सेंटर क्या होता है,
एक्स के कोफिशिएंट का आधा करो यानी 2 का आधा 1 और उसके आगे माइनस लगा दो, कामा वाई के कोफिशिएंट का आधा करो 3/2 उसके आगे माइनस लगा दो, तो ये हो गया सेंटर। रेडियस निकालने के लिए क्या करना है, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और माइनस में एक कोफिशिएंट यानी अंडर रूट लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 5। ये सॉल्व करिए, ये रेडियस निकल के आ जाएगा। ये होगा आपका सर्कल। दूसरा हम कॉनिक सेक्शन देखते हैं, पैराबोला। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होता है, इसके 4 इक्वेशन होते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। बस कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अच्छा देखो, पैराबोला का सबसे अच्छी चीज़ ये भिखारियों की मदद करता है, यानी कि जिसकी घात कम होगी इसका मुंह उधर को खुलेगा। तो मैंने एक्सिस ड्रॉ किया और मैंने लिखा कि ये बताओ ये किधर को खुलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो सबसे पहले देखो यहाँ पॉजिटिव लिखा है यानी किसी भी डायरेक्शन में खुलेगा लेकिन पॉजिटिव में खुलेगा। मदद किसकी करेगा, गरीब की। इसमें सबसे ज़्यादा पावर कम किसकी है, वाई की, तो ये वाई की तरफ खुलेगा लेकिन पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाई। तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाई कौन सा है, ये वाला, तो पैराबोला का मुंह इधर को खुलेगा। ठीक, अगला देखो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो पैराबोला किधर को खुलेगा, -y डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि y की घात कम है, भिखारियों की मदद करता है और -y में खुलेगा, तो यानी ये पैराबोला हो गया। अब आओ अगला देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये किधर को खुलेगा, x की घात इसमें कम है तो x की ओर खुलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि x का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर को खुलेगा। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में जो आपका a होता है, ये होता है फोकस, पैराबोला का फोकस, यानी यहाँ पे जो पॉइंट होता है, सपोज दैट पैराबोला का फोकस ये a,0 होता है। ठीक, ये होता है पैराबोला के बारे में। अब पैराबोला के बारे में जितने क्वेश्चन हो सकते थे तो प्रीवियस वीडियो आप देखिए, उसमें करवा दिया है मैंने, इसमें क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको बताई। अब देखो एलिप्स और हाइपरबोला दो चीज़ें आती हैं, तो तीसरा है आपका एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स का अगर सेमी माइनर एक्सिस ए मतलब मेजर एक्सिस 2a और सेमी माइनर एक्सिस 2b होता है और इलिप्स के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल की बात करें तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है π/2ab। तो इसको रटे रहिएगा, π/2ab अगर इलिप्स के द्वारा क्षेत्रफल पूछेगा घेरा हुआ तो आप लगा के आइएगा। अब सबसे बड़ी बात है, इसका इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, तो ये होता है x² माइनस में y² बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये होता है इलिप्स का इक्वेशन। अब इसके इसेंट्रिसिटी का सबसे बड़ा फार्मूला है और वही इंपॉर्टेंट है, इसेंट्रिसिटी इसका होता है 1/o मतलब इज इक्वल टू √1 माइनस छोटे का स्क्वायर यानी सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर बटे बड़े का स्क्वायर। और इसको लिखेंगे कैसे, √1 माइनस बी का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है उत्तर केंद्रता की, तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम हाइपरबोला पे, तो x² बटे a² प्लस में y² बटे में b² इज इक्वल टू 1, ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कोई मान पूछे तो यहाँ पे -1 आ जाता है, तो कॉन्जुगेट का इक्वेशन होता है, वो भी याद रखिएगा, पूछ सकता है आपका। ठीक है, और हाइपरबोला का अगर इसेंट्रिसिटी E1 है और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी E2 है, बस नाम सुनते जाइए यही आएगा। और अगर आपको इसेंट्रिसिटी का रिलेशन पूछता है उसमें, तो ये क्या होता है 1/E1 का होल स्क्वायर प्लस 1/E2 का होल स्क्वायर और ये इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको भी आप याद रखिए, ये रिलेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाइपरबोला हो गया, एलिप्स हो गया। ठीक है, अब आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका कौन सा होता है, यहाँ पे देखिए आपका इस टाइप में कुछ हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x/y इज इक्वल टू k, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये भी आप याद रखिए। चलो, जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने आपको कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड बता दी हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ चीज़ देख लेते हैं। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे दो चीज़ें पूछेगा, पहला आपसे पूछेगा डिग्री, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप में आएगा सॉल्यूशन करने के लिए तो उसको छोड़ देना, ज़्यादा उसके पीछे मत पड़ना। अरे 40 में एक आध क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कुछ घाटा नहीं होगा, उससे बजाय उसके लिए सरल क्वेश्चन ढूंढना, उसको पहले करना। ठीक है, चलो, डिग्री पूछता है और दूसरा आपको पूछता है ऑर्डर। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी होती है जिसमें डेरिवेटिव उपस्थित रहते हैं उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन से समझता हूँ, d2y/dx² प्लस सपोज दैट 6x² प्लस 3 बराबर 0 है। अब मैं इससे आपको पूछता हूँ इसकी डिग्री बताओ, ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर क्या होता है, जितनी बार डिफ्रेंशिएट होता है इक्वेशन उसको मैक्सिमम बार जितनी बार डिफ्रेंशिएट होता है उसे ऑर्डर कहते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया इसका 2। ठीक है, अब देखो ये ऑर्डर हो गया इसका 2। ठीक, लेकिन आपसे डिग्री भी जब पूछेगा तो जो जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर आपने लिखी है, किसकी, इसकी लिखी है, तो इसकी घात जो होती है वही डिग्री होती है। इसकी घात कितनी है, 1, तो इससे यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 1। अब आओ अगला क्वेश्चन लो और क्वेश्चन से समझते जाओ। जैसे देखो मैंने पूछा d2x बटे में dy², या मैं ऐसे पूछूँ d2y बटे में dx² की पावर 3 प्लस में dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस में 6x
प्लस में 2 बराबर 0। इसका मैं आपसे पूछूं डिग्री और ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा, जो सबसे बार डिफ्रेंशिएट ज़्यादा हुआ है, ये तो एक ही बार हुआ है, ये 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर कौन सा हो गया, ऑर्डर हो गया 2, कोटि हो गई 2, हिंदी में कोटि कहते हैं और घात कहते हैं डिग्री को, और जिसकी ज़्यादा कोटि है उसी की घात देखी जाएगी। तो घात अगर डिग्री पूछे इससे कोई, तो जिसकी कोटि ज़्यादा है यानी 3, तो घात कितनी हो जाएगी 3। समझ में आया? इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो कहीं भी अगर आपको ऐसा लिखा दिख जाए d2y बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में +2 बराबर 0 ऐसे आता है, तो याद रखिए जब साइन के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो साइन का एक सीरीज होता है 1 माइनस एक्स बटे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में एक्स की पावर 4/4, इस तरह से सीरीज चलने लगता है। तो आप आर्डर नहीं बता पाएंगे, मतलब ऑर्डर बता ले जाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 ऑर्डर था प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन डिग्री नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब डी वाई बाई डी एक्स खुलता जाएगा तो इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो जहाँ भी साइन के अंदर डेरिवेटिव लिखा हो तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। आई रिपीट, डिग्री नॉट डिफाइंड होती है जहाँ पे साइन के अंदर डेरिवेटिव लिखा होता है, या ई की पावर एक्स के अंदर, या ई की पावर में कोई लिखा, जैसे ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो इन सब की घात यानी कि डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, जबकि ऑर्डर डिफाइन होती है। जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन होता है वही ऑर्डर होता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इस तरह से 1 घंटा 40 मिनट के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लगभग जितने कंसेप्ट हो सकते थे मैथमेटिक्स के सारे पढ़ाने की कोशिश करी है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में मैथमेटिक्स के आपको 400-500 क्वेश्चन करवा दिए थे, इसमें भी मैंने आपको लगभग 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इससे ज़्यादा आपके पेपर में मुझे नहीं लगता आने वाला है। अगर आपको कोई लगता है और भी आ जाएगा तो आप पढ़ लीजिए ज़रूर एक्स्ट्रा, मगर कम से कम जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ के जाओ, वही बहुत है। ठीक है, पूरा वही रिवीजन करके चले जाओ, एक एक क्वेश्चन उतर जाएगा पेपर में। और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। देखो कितने 1:45 हैं और हम लोग ने 2 घंटे का लेक्चर लगभग खत्म किया है, 200-150 क्वेश्चन किए हैं और सारे के सारे कंसेप्ट देखे हैं। ठीक, तो पढ़ाई करते रहो। बहुत ही डिमांडिंग वीडियो था, बहुत लोगों ने कहा था बना दीजिए सर एक वीडियो प्लीज़, इसलिए मैंने बना दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब सुनो काम की बात, यहाँ तक जो पहुँचा वीडियो देखते देखते उनको एक काम की बात बताता हूँ। काम की बात यह है कि आपको घबराना नहीं है, पेपर में जाना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। पेपर में आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जब आप इन्विजिलेटर के सामने बैठें तो बार बार उनसे चेक करवा लीजिएगा, जो चीज़ें आप नहीं जानते उनसे पूछ लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। जैसे मान लो OMR सीट आप भरने गए, OMR सीट में आपका रोल नंबर गलत है, अब आप उसको देखिए, 2 आँखों में और 4 आँखों में फ़र्क होता है। अपनी मैम से भी दिखवा लिए या सर जो इन्विजिलेटर उनसे दिखवा लिए, गलत होगा तो आपको सही बता के सही करवा देंगे। अब मान लो आपने बहुत अच्छे से पेपर किया, OMR में रोल नंबर गलत भर गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सपोज दैट हो जाती हैं गलतियाँ प्रेशर में, अगर गलत हो गया तो पूरा आपका बर्बाद हो जाएगा मेहनत। तो इस तरह से आप शर्माइएगा मत, बार बार इन्विजिलेटर से बार बार कहिएगा कि मैम प्लीज़ मेरा चेक कर लीजिए, मैम प्लीज़ मेरा, अगर भले डांट दें तो फिर पूछना मैम प्लीज़ मेरा चेक कर दीजिए, मैम ये ज़िंदगी का सवाल है पढ़ने का, ठीक है, तो प्लीज़, तो चेक कर देंगे, ऐसी बात नहीं रहती है, अच्छे रहते हैं वहाँ पे इन्विजिलेटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखना। बाकी कॉन्फिडेंस बना के जाओ, पेपर बिल्कुल अच्छा होगा। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद, मैं प्रे करता हूँ आपका सिलेक्शन हो। जितने क्वेश्चन कराएं उनको बार बार रिवाइज करो, बार बार वीडियो को देखो, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेन फार्मूला का, कॉपी में नोट करते चलो, ये पढ़ाई का सही तरीका होता है। जब आप किसी कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो एक ही पेज में आपने पूरा एक वीडियो का नोट्स बनाया तो 3 पेज में तीनों का वीडियो का नोट्स खत्म, मेन पॉइंट ही तो लिखने। जैसे अभी मैंने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था, देखो भर बोलता हूँ, 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा, इसके वैल्यू माइनस आयोटा होती है, 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू होती है आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इसका होता है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर उसका होता है -2 आयोटा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, आयोटा की पावर 4 बराबर 1 होता है, आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 पावर कंजुगेट पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0 होता है। ये सारी चीज़ें मुझे कैसे याद है, मैंने 5-7 बार नहीं, कम से कम 500 बार पढ़ा है, इसलिए याद है। आप भी 400-500 बार पढ़ेंगे याद होगा, 10 भी बार पढ़ेंगे तब भी याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस करिए पेपर का। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने कराए उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, और आप इससे ज़्यादा आप कुछ मत देखिए, आएगा तो इसी से कर ले जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अब आप फालतू में इधर उधर की किताब ना देखिए, बस आप खाली रिवीजन करिए। ठीक है, फार्मूला रिवाइज करिए और टेंशन फ्री रहिए, पेपर बहुत अच्छा जाएगा यार, बहुत ईजी आता है, सिलेक्शन होकर रहेगा। जो लड़के मुझसे पढ़ रहे हैं, 300-400 लड़के, 500 लड़के या 1000 लड़के, उनमें से देखना अधिक से अधिक का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं, बाकी इधर उधर का जो पढ़ रहे हैं उनका कुछ नहीं होने वाला। तो आराम से पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ये जानिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उसके बाद अगर आपको और कुछ ज़रूरत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो बना के दूँ जब हो पाए। 3 दिन से मुझे बुखार है लेकिन मैं डेली वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, वायरल फीवर इस समय फैला है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो पढ़ते रहिए, आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए और पेपर अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।